हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CZ एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंदी हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना ज़्यादा समय लग जाएगा, बट शायद मैंने चीज़ों को ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, बट ठीक है, आज चाहे जितना टाइम लगे, बट ये फाइनल पार्ट है जेई जर्नी का। ठीक है, और जानबूझ के मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे वीडियो बनाने बैठ गया हूँ ताकि शाम ना हो जाए, है ना, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर यार ठीक से दिखता नहीं है, तो मज़ा नहीं आता आपसे बातें करने में, है ना। तो कहानी हमारी वहाँ तक पहुँच गई थी कि जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आ गया था 94.8 परसेंटाइल का। और अभी आगे हमें और चीज़ें देखनी है ना, अभी आगे क्या हुआ। अब देखो, जनवरी के रिज़ल्ट के बाद मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण मुझे कोटा रुकना चाहिए था। मतलब बेस्ट तो यही था कि भाई जनवरी का रिज़ल्ट आने के बाद मैं मुंबई आ जाता। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। रिज़ल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो यार ठीक ही है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि पढ़ते वक्त कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि यार उन्हें एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। उन्हें चाहिए कि यार कोई शोर ना करे, कोई थोड़ी भी आवाज़ ना करे, वरना वो पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा है कि यार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चाहिए, आदत सी पड़ गई है ना। तो इसके वजह से कैसा, कभी अगर गाना चला दो या फिर चलो कोई वीडियो चला दो, कुछ भी कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, उल्टा मुझे अच्छा ही लगता है। तो अभी कैसा वहाँ पे मुझे जैसा मैंने बताया कि मेरी आदत पड़ चुकी थी कि भाई गाना सुनते पढ़ रहा हूँ, कभी कभी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, कभी वीडियो कोई चला दी और साइड में रख दी और उसके साथ पढ़ रहा हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा चलता था। ठीक है, तो जनवरी के महीने में जब हम लोगों का जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया, और जेईई मेंस होने के थोड़ा टाइम पहले, उस टाइम तक जो सिलेबस हमारा हो गया था क्लास में, एक बार मैं वो रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का बताऊँगा कि क्लासेस में आगे क्या हुआ। तो देखो, सिलेबस यूँ हुआ था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल केमिस्ट्री हो गई थी, पीरियोडिक टेबल, क्वांटम नंबर, ये सब हो गया था। केमिकल बॉन्डिंग हो गई थी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई थी, और मेटलर्जी हो गई थी, और एस ब्लॉक हो गया था। ठीक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस बचा हुआ था, जो कि उतना कोई मेजर पार्ट नहीं है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक डी ब्लॉक तो है ही। ठीक है, तो इतना सिलेबस हो गया था, बट ठीक से उन्होंने क्या कवर अप किया था, ठीक से बस उन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटलर्जी तक कवर किया था। उसके बाद से इस ब्लॉक वगैरह में कैसा हुआ, टीचर्स चेंज होने लगे, कोई और टीचर आ जा रहे हैं, कोई और टीचर आ जा रहे हैं, कोई और टीचर लेक्चर लेके जा रहे हैं ना, ऐसा था। तो यहाँ तक हुआ था, इस ब्लॉक तक हुआ था, जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने जीओसी के बाद, आइसोमेरिज्म के बाद उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या ही बोलूँ यार, क्यों ही पढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने जीओसी के बाद जो भी पढ़ाया कुछ समझ ही नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना शुरू किया, एक तो वो क्लास से शायद हमारे बोर आ चुके थे, बच्चों से परेशान हो चुके थे कि बच्चे आवाज़ करते हैं, बच्चे बात करते हैं, ये वो ऐसा। ठीक है, तो बोर हो चुके थे वो हमारी क्लास से, तो कभी भी वो मूड से नहीं आते थे क्लास में आए तो एकदम गुस्से वाले मूड से आए कि एकदम मैं चले जाऊँगा, अभी थोड़ी सी आवाज़ में मैं यहाँ से चले जाऊँगा, मार कर फेंक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आता इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों। अगर इतना फ्रस्ट्रेशन है तो आपको फिर वो क्लास छोड़ देनी चाहिए, किसी और को दे देना चाहिए वो क्लास पढ़ाने को। ठीक है, कम से कम समझ में तो आता जो बच्चों का एकदम ज़्यादा वीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी 0 थी यार, और मैंने सोचा था कोटा आया हूँ, मेरा जैसे फिजिक्स वगैरह परफेक्ट हो गया, मैथ वगैरह परफेक्ट हो गया, ऑर्गेनिक भी अब एकदम गॉड लेवल हो जाएगा, लेकिन नहीं। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद रिएक्शन वगैरह के बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हेलो अल्किन, हेलो अरीन पर करा दिया था उन्होंने, और अल्कोहल फिनॉल में आधा कराया था उन्होंने, उसके बाद पॉलीमर करा दिया, और एवरीडे लाइफ उन्होंने ऐसा ही 1 शॉट में करा दिया था। और उसके बाद जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया था। मेजर पार्ट, जो मेजर चंक है, रिएक्शन वाला पार्ट है जो ऑर्गेनिक का, वो लगभग 70% बचा हुआ था अभी भी। ठीक है, ओके। और मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में सर ने हम लोगों को शुरू में तो मॉड्यूल 1 पूरा करा दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सब पूरा करा दिया था उन्होंने। इसके बाद उन्होंने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उन्होंने क्या किया कि बोला उन्होंने, मैं जेईई मेंस लेवल पढ़ाता हूँ, अभी जेईई एडवांस के टाइम हम लोग बाकी चीज़ें कवर अप कर लेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है। तो उन्होंने फिर छोटे छोटे कंसेप्ट बताना शुरू किया जेईई मेंस के अकॉर्डिंग, ज़्यादा डीप में जाना बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एलएम सर की, मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मानता हूँ, मैं उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ एक तरीके से। ठीक है, वैसा तो कोई मेरा रोल मॉडल नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, जिनकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, देखो कुछ टीचर्स की, उनके पास जाओगे ना तो उनसे एक बहुत ही तगड़ी किरणें आएंगी आपके पास।
ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे सारे टीचर्स के ही साथ था। हमारे कोटा में जितने टीचर्स थे, फिजिक्स वाले सर से थोड़ी कम किरणें आती थी, मुझे पता नहीं क्या रीज़न था, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर से भी बहुत अच्छी किरणें आती थी, ठीक है। अब पता नहीं, शायद मैंने ही उनकी क्वालिटी को नहीं पहचाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा था। तो मैथ्स में उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ा दिया था और वेक्टर 3D भी पूरा पढ़ा दिया था, जेईई मेंस लेवल तक, ठीक है। ओके, अब देखो जो फिजिक्स था उसमें भी लगभग मतलब रोटेशन मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सब मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया था। और उन्होंने फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स एक तरफ से शुरू कर दिया और एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि ईएम वेव वगैरह छोटे छोटे चैप्टर कराए और एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कराए, बट कुछ खास करा नहीं पाए और बीच बीच में ही रह गया सब, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट तक उन्होंने करा दिया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे वो रुक गए थे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बचा हम लोगों का, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, छोटे मोटे चैप्टर बचे थे जो हमें आते थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा था, मोल कंसेप्ट बचा था, स्टेट्स ऑफ मैटर बचा था, ये सब तो हमें आता था, ठीक है। ऐसा सीन था। तो ऐसा सीन शॉर्ट था एग्ज़ाम से पहले था। कभी एग्ज़ाम में जो 9 दिन की छुट्टियाँ हुई और उसमें हमें टाइम मिला पढ़ने के लिए, तो मैंने जैसा कि बताया था कि मेरी सारी छुट्टियाँ वेस्ट हो गई थी, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी उसमें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी चीज़ से एडिक्टेड था या शॉर्ट्स देखता था या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरी पढ़ाई उस समय नहीं हुई, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुझे रील देखने का एडिक्शन है, मैं सुबह उठता हूँ शाम तक रील स्क्रॉल करते रहता हूँ, ऐसा नहीं था, बट फिर भी मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करता था, PYQs लगा रहा हूँ कहीं पे सैम्पल पेपर्स लगा लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए थे, 48, 72 और ऐसा रिजल्ट आया था, है ना। AIOT में तो मेरे 15 नंबर आए थे। और हुआ ऐसा कि मतलब एग्ज़ाम जैसे कल है तो 3 दिन पहले मैं थोड़ा सीरियस हुआ, तो 12-12 घंटे के कुछ फिजिक्स इन 1 शॉट, केमिस्ट्री इन 1 शॉट, मैथ्स इन 1 शॉट ऐसा करके डाला था PW ने, तो मैंने वो देख लिया था ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही देख लिया था, मुझे पता था, बट थोड़ा मतलब खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए ऐसे ही 2x पे करके थोड़ा देख लिया था, बट कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं था इससे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर जनवरी का अटेम्प्ट बीत गया और वो जनवरी का तगड़ा परसेंटाइल आ गया 94.8। फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से ज़्यादा था, फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और ये भी ठीक लग रहा था कि यार अब तो सेकंड अटेम्प्ट में आराम से 96, 97 तो आना ही है, ठीक है। वैसे मैं 97 वगैरह कुछ सोच नहीं रहा था, मैं डायरेक्टली 200 नंबर और 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहा था, दैट्स इट, ठीक है। वैसे तो मुझे पता था कि भाई देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम 150 ले आ दो तो 99 आ जाता है, सेकंड अटेम्प्ट में तुम 200 ला दो तो भी गारंटी नहीं होती है ना। तो ये तो चीज़ मुझे पता थी, लेकिन फिर भी खुद को सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि नहीं यार मेहनत करेंगे लेकर आएंगे, बाकी लोग भी तो लेकर आते हैं ना, तो ऐसा था। लेकिन होता ऐसा ही है, देखो जो मैक्सिमम केसेस होते हैं कि जैसे तुमने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 परसेंटाइल आया, 85 परसेंटाइल आया, तो सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि तुम 99 ला दोगे। मैक्सिमम केस यही है कि 90 पे रुक जाओगे या शायद कम ही हो जाओगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल क्या है। हो सकता है तुम प्रिपरेशन लेवल को सही से एग्जीक्यूट ना कर पाए हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरा ऐसा था ना कि मेरा अगर प्रिपरेशन लेवल 100% है तो मैं एग्जीक्यूशन 150% करता हूँ। मतलब मैं एग्जाम में छोटी मोटी ट्रिक्स, जैसे सीजेड एकेडमी पे अभी बहुत सारी ट्रिक्स लाने वाला हूँ मैं, उन ट्रिक्स से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को राइट किया था, ठीक है, जिनको आप तुक्के बोलते हो, तुक्के नहीं होते वो, मैंने बहुत सारे ट्रिक्स से क्वेश्चंस को राइट किया था जेईई मेंस में, ठीक है। तो वैसा होता है, तो वही है, एग्जीक्यूशन आपका बढ़िया रहना चाहिए। तो 12th वालों के साथ ज़्यादातर यही दिक्कत होती है कि उनको कंसेप्ट तो आता है, प्रिपरेशन तो रहती है 70%, 80%, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो 40%, 30% इतना ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो इसके कारण उनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो वैसा सीन था पूरा, तो ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती रही फिर, और जनवरी का रिजल्ट आ गया। तो अभी मैं जो दूसरी चीज़ बता रहा था कि मूवी वगैरह के बारे में, है ना, तो मूवी वगैरह की आदत मुझे तब से लगी जब मतलब आदत क्या, एडिक्शन वगैरह नहीं था ऐसा कुछ, बट हाँ मैंने बोला जैसा मैंने शॉर्ट्स स्क्रॉल करता था, फिर शॉर्ट स्क्रॉल करना बंद कर दिया था, फिर मैंने केस टू के वीडियोज़ देखे, है ना। केस टू के वीडियोज़ अभी भी देखता हूँ, पहले भी देखता था, जनवरी फरवरी में भी देखता था, ऐसा कोई नहीं है। 3 महीने के लिए देखना छोड़ा था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने मैंने नहीं देखा था केस टू के वीडियोज़ को, ठीक है। और उसका एक रीज़न था, बहुत बढ़िया रीज़न था, देखो अभी, ठीक है। तो मूवीज़ का कैसा हुआ कि मतलब ऐसे ही, मतलब जो गाना मुझे पसंद आता है मैं उसकी मूवी को ज़रूर देखता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे मुझे गाना पसंद आया जादू तेरी नज़र, मैंने डर मूवी देखी, वो आज तक मेरी फेवरेट है ना। और मुझे गाना पसंद आया गुमनाम है कोई, तो मैंने वो मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे गाना पसंद आया दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैंने सत्ते पे सत्ता देख ली, है ना। और ऐसे मतलब बहुत सारी मूवीज़ है, बट मुझे इस समय ज़्यादा नाम तो नहीं याद आ रहे हैं, बट ठीक है। ऐसा मतलब गाना जिनका पसंद आया उनकी मूवीज़ मैंने देखी। और कुछ मूवीज़ तो ऐसे भी थी जो मूवीज़ चलती थी और वो गाना आ जाता था, फिर बोलते ये गाना इस मूवी में, अरे ये डायलॉग इस मूवी में, है ना। तो ऐसा बहुत सारा सीन था। तो उस समय कैसा मतलब मूवी वगैरह तो पहले से ही मैं मतलब ट्रेन वगैरह से जैसे घर आ रहा हूँ या ट्रेन वगैरह से घर से जा रहा हूँ, तो अक्सर मैं मूवीज़ डाउनलोड कर लिया करता था 3-4 और देखता था रास्ते में, ठीक है। स्पेशली वो 70s 80s की मूवी, अमिताभ बच्चन वगैरह की, ठीक है, ये सब मैं देखता था। तो उस समय जब एडिक्शन लगा था मुझे मूवीज़ का, ठीक है, एडिक्शन नहीं कह सकते, आदत एक टाइप, ठीक है। तो उस समय मैं अमिताभ बच्चन की मूवीज़ डाउनलोड कर लेता था और दिन भर में
ऐसे ही मूवी लगा देता था 2x पे 1.5x पे और मैं मूवीज़ देखा करता था, ठीक है। तो इसके कारण मतलब मूवीज़ के कारण मुझे कुछ इंस्पायरिंग गाने मिले। मैंने मूवीज़ देखी माना, लेकिन उसके कारण मुझे कुछ इंस्पायरिंग गाने मिले। और ऐसा नहीं है मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ ना, मूवी लगा दी साइड में चल रही है, या मैंने हेडफोन पहन रखा है, मूवी हेडफोन में चल रही है और मैं यहाँ पे PYQ सॉल्व कर रहा हूँ या मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या होमवर्क कर रहा हूँ या फिर कोई फार्मूला याद कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कोई मूवी देखते हुए फार्मूला कैसे याद कर सकता है? कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो उसके बाद कैसा मतलब इसकी वजह से मतलब मेरे को कुछ गाने मिले। जैसे कैसा था कि जैसे अभी मुझे क्लास जाना है, 8:15 की क्लास है, तो मैं 8 बजे अक्सर निकलता था रूम से या 7:50 पे निकलता था। तो 7:30 बजे तैयार हो गया या 7:40 पे तैयार हो गया, तो चलो 10 मिनट कोई संगीत लगा दिया जाए, है ना। स्पेशली ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में कैसा था कि आप लोग सोचते होगे कि ठंड में आपकी नींद कैसे खुलती थी। मैं अलार्म वगैरह लगाता तो था, लेकिन अलार्म से पहले मैं उठ जाता था, पता नहीं ये कैसे होता है। मतलब जैसे मैंने अलार्म लगा रखा है 6:30 का, तो मैं उठ जाता था 6:20 पे 6:15 पे, ठीक है। मेरी अलार्म ट्यून जो थी वो कोयला मूवी की थीम थी, ये वाली, ठीक है। और फिर उसके बाद एक अदालत शो आप लोग जानते होंगे, तो उसमें से एक पियानो की धुन थी, वो मुझे पसंद आ गई थी, तो वो भी मेरी अलार्म ट्यून थी, ठीक है। आप लोग सुन सकते हो ये वाली, ठीक है। तो ऐसा था। तो ये सारी ट्यून्स मतलब अलार्म थी मेरी। और उस समय मतलब गाने वगैरह 10 मिनट सुन लेते थे, 15 मिनट सुन लेते थे, उसके बाद क्लास चले जाते थे, मूड अच्छा रहता था। और क्लास में इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना, मन का विश्वास कम होना, ठीक है। तो हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कम होना, है ना। तो ये जो गीत था वो ये हमें अलग ही मतलब एक तरीके से इंस्पायर कर देता था, एकदम मोटिवेट कर देता था, है ना। तो घर से अभी कोई गीत सुन के जा रहे हैं, अपना फेवरेट संगीत सुन के जा रहे हैं, तो अच्छा तो लगता था कि यार हाँ गाना सुन के जा रहे हैं, अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, है ना। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद जब ये तो एक अलग ही जान भर देता था अंदर में एलन का। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसमें मतलब ये लिरिक्स आप देखो, इस ये जो गीत है, ये जो संगीत है, इसके जो लिरिक्स है वो देखो आप लोग, कितने ज़्यादा इनका जो भाव है, भाव देखो आप लोग इनका, ठीक है। कितने ज़्यादा हैवी लिरिक्स है, मतलब इनका मीनिंग आप लोग एक बार समझो। दूर अज्ञान को के हो अंधेरे, है ना, तो मतलब तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, बहुत बढ़िया। तो मुझे समझ में आया यार एलन ने इसको क्यों रखा हुआ है। ऐसे ही मेरे भी कुछ हैं, कुछ संगीत हैं मेरे पास जो मैं ज़रूर रखूँगा जब अपना इंस्टीट्यूट देखेंगे। पहले से नहीं बोलना चाहिए कुछ, ठीक है। तो ऐसा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी भर देता था ये संगीत। बट अक्सर ऐसा प्रेयर कराते नहीं थे एलन में, कभी करा दिए कभी नहीं कराए, कभी टीचर आए पढ़ाना शुरू कर दिए, मैक्सिमम टाइम्स नहीं ही कराते थे। महीने में जैसे 3-4 बार करा दिए, 3-4 बार नहीं कराए, ठीक है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं रहता था। तो घर से तो खैर गाना सुन के जाते थे, बट इस चीज़ का एक अलग ही वो था, ठीक है। तो मेरी जो प्लेलिस्ट थी उसमें अभी तक मतलब कुछ गाने थे जैसे जादू तेरी नज़र और सांसों के किसी एक मोड़ पर, और ठीक है, ऐसा मैं लाइन से लगा देता हूँ यहाँ पे जो गाने मुझे सुनना पसंद होते थे और मैं क्लास से पहले सुन लेता था इन गानों को। और इसमें जो प्रोमिनेंट था वो यही था, जादू तेरी नज़र, ठीक है, ये कंफर्म था। इसको तो मैं मतलब क्लास से घर से पीजी से निकलते टाइम जेब में फ़ोन डाल लेता था और इसको प्ले कर देता था, और उसके बाद पीजी से मैं क्लास तक जाता था। और ऐसा नहीं फुल वॉल्यूम पे प्ले कर दिया सबको सुना रहा हूँ ना, इतना ही रहता था कि मुझे सुनाई दे दे या मेरे कोई बहुत पास से निकल रहा है उसको सुनाई दे दे, ठीक है। तो क्लास में जा रहा हूँ एकदम मतलब इस गाने में जैसे तू है मेरी किरण की जगह मुझे सुनाई देता था कि IIT तू मेरा है, ठीक है। तो ऐसा था मतलब, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन आता था इस गाने को सुन के। इसमें जो लाइन है, छीन लूँगा तुझे इस जहाँ से, ठीक है, तो ऐसा लगता था कि अब तो मुझे NTA से JEE मेंस को छीन लेना है ना, IIT को छीन लेना है। छीन लूँगा तुझे इस जहाँ से, तू हाँ कर या ना कर, फिर भी मैं प्रिपरेशन करूँगा, तू है मेरा IIT, है ना। तो ऐसा मोटिवेशन आता था। तो ऐसा था सीन, ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने मूवीज़ देखना शुरू की तो मैंने एक मूवी देखी जिस मूवी का नाम था ज़मीर, ठीक है। जनवरी के महीने में ही उस मूवी को देखा मैंने। उसका नाम ज़मीर था, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, 1975 की मूवी। फ्लॉप हुई और फ्लॉप होने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आया क्यों फ्लॉप हुई, ठीक है। इतना बढ़िया संगीत था उसमें, इतना बढ़िया म्यूज़िक था, कहानी भी ओके थी, उस टाइम के हिसाब से कहानी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और सेम टाइप की बहुत सारी कहानियाँ आगे भी बनी बट वो सुपर हिट हुई। जैसे परवरिश करके एक मूवी आई थी, वो सुपर हिट हो गई, जबकि सेम टाइप की कहानी थी, ठीक है, कि एक का पालन पोषण डाकू के घर होता है, एक का पालन पोषण सही के घर होता है, ठीक है। तो बाद में कैसा होता है, एक्सचेंज पहले होता था ना कि यार बचपन में कुंभ के कौन सा मेला होता है वो जिसमें बिछड़ जाते हैं,
ठीक है, पता नहीं कौन सा मेला होता है, देख लेना आप लोग, जो भी है कमेंट कर देना, ठीक है। तो उस मेले में बिछड़े हुए भाई जैसे मिल जाते थे, तो वही सीन था। तो वैसी मूवी थी वो। और मूवी में मुझे मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, उसके गाने जो थे, उसमें गाने क्या थे। सबसे पहला गाना था, ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। ठीक है, तो गाने के बोल ऐसे हैं, ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं। जब मैंने पहली बार इस गाने को सुना ना, उसके बाद से मतलब मैंने इस गाने को तुरंत डाउनलोड किया और ये गाना मेरी प्रोमिनेंट प्लेलिस्ट में आ गया। ठीक है, मतलब इस गाने को तो सुनना ही है डेली, एक ना एक बार। एक क्या, मैं 5-6 बार सुनता था दिन में। मतलब इस गाने की लिरिक्स, और इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ मेन लाइन अच्छा है। आजकल के गाने कैसे आते हैं, इसका सिर्फ मेन लाइन अच्छा होता है। जैसे रिसेंटली अभी कोई एक गाना आया है, ठीक है, तो उस मूवी का जो गाना है उसकी सिर्फ मेन लाइन अच्छी है, और बाकी जो लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट जो मेन लाइन है, हाँ भाई, उस पर प्रॉपर बीट्स है, प्रॉपर डांस है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो बाकी लिरिक्स है उसका कोई अता पता नहीं। बट इस मूवी के बाकी के लिरिक्स कैसे हैं, ठीक है, तो इस मूवी के बाकी, सॉरी, इस गाने के जो बाकी के लिरिक्स थे वो भी एकदम मतलब इंस्पायरिंग थे। ठीक है, इंस्पायरिंग थे। तो मतलब कैसा था बाकी का लिरिक्स, इसमें था ऐसा कि मतलब तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। ठीक है, मतलब अगर तू कहीं पे गिर जाता है, कहीं पे तू फेल कर जाता है, तो वो तेरी हार नहीं है, क्योंकि तू भी आदमी है, अवतार थोड़ी है। तो मतलब ये गाने के लिरिक्स थे। समझ लो इस गाने में कितनी तगड़ी लिरिक्स है कि प्यारे तू गम ना कर, तू गिर गया तो भी तेरी हार थोड़ी हुई है, तू भी तो इंसान है, तेरे से भी तो गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अवतार थोड़ी है तू। ठीक है, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, ये भी लाइन है कि भाई सुख ढूंढना कोई अपराध थोड़ी होता है। तो हैप्पीनेस ढूंढ ले अपनी, जिसमें भी देखो खुशी मिलती है, ढूंढ उसको, अपराध थोड़ी है सुख ढूंढना। दुखी क्यों बैठा है तू अपनी लाइफ में। तो मेरे साथ अकेलापन चल रहा था उस टाइम, तो ये गाना और अच्छा लगता था मुझे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक दूसरा गाना था, फूलों के ढेरे हैं साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नज़ारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाएं। ठीक है, अब ये गाने में कुछ खास इंस्पायरिंग तो नहीं है, बट ये गाने की मेलोडी मुझे पसंद थी, ये गाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो ये भी प्रोमिनेंट लिस्ट में आ गया। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें ही एक और गाना था, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तो मैंने पहले जब सुना था ज़मीर मूवी का नाम, तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि भाई इस जो मूवी है इसमें जो एक्शन वैक्शन होगा, बट पूरी ड्रामा मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, थोड़ा सस्पेंस भी था। ठीक है, बढ़िया लगी मुझे मूवी ओवरऑल, मतलब सुपर हिट होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बट ठीक है यार, मैं मूवी रिव्यू नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा सीन था मतलब। तो उस समय मुझे ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसी तुम भी चलो हम भी चले में एक और लाइन थी, पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, है ना, बहते चले हम इसी दिल की राहों में, है ना, तब ऐसा लाइन था। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। धड़कनों की ज़ुबान नित्य कहे दास्तां, मतलब धड़कनों की ज़ुबान हमेशा एक दास्तां कहती है, उस दास्तां को सुनो, है ना। तो ये गाने जो थे उस मूवी के मेरे प्रोमिनेंट लिस्ट में आ गए। फिर मैंने जीत मूवी देखी, जीत मूवी का मुझे एक गाना पसंद आया, सांसों का चलना दिल का मचलना। ठीक है, वो तो मतलब चलो ठीक है, नॉर्मल गाना ऐसे ही पसंद आ गया, कुछ खास इंस्पायरिंग नहीं था। रईस मूवी में आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, आपके उसको बहुत सारे गाने पसंद होंगे। उसका एक अंडररेटेड सॉन्ग है बहुत ज़्यादा, उसका नाम है सांसों के, संग बाय के। ठीक है, सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी, मेरी दोस्त बन के चल दिया, तेरी बात मान कर, तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथी चुन के। अब ये जो लाइन थी आगे वाली, ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती थी। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, न तू मुझको, जो ना मंजूर है मुझको, वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ न मैं तुझको, न तू मुझको। और इसमें आगे वाली भी लाइंस, अब मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बट इसमें आगे वाली लाइंस भी बहुत ही ज़्यादा हिट करती थी। जो ले लिया था तूने फैसला, है ना, मतलब इसमें गाने का जो मेन लाइन है क्या है वो, कि मैं किस मंजिल का राही हूँ और तू किस मंजिल पे लाई है, किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, न तू मुझको।
मतलब मुझे ऐसा अपनी लाइफ से शिकायत जो थी, मतलब मुझे जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मुझे वो लाइन बहुत ज़्यादा हिट करती थी कि मैं किस मंजिल का राही हूँ और ये किन राहों पे मुझे लेकर आई है। समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको, मतलब तुम मुझसे क्या चाह रहे हो, तुम मुझसे क्या चाह रहे हो, मैं तुमसे क्या चाह रहा हूँ, ये हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे, मेरी बात ज़िंदगी से हो रही है ना। तो ऐसा लाइन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हिट करता था ये लाइन। तो ये सारे गाने मेरे प्रोमिनेंट लिस्ट में थे, ठीक है। तो ये गाने मुझे बहुत ही ज़्यादा उस समय पसंद थे। तो ये गाने मैं ज़मीर मूवी के गाने सुनता था। फिर उसके बाद मैंने एक मूवी देखी नास्तिक, ठीक है। अमिताभ बच्चन की मैंने सारी मूवीज़ देख ली है, सारी मूवीज़ ऑलमोस्ट, ठीक है। एक दो मूवी छूटी होगी, मतलब अभी का तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी की तो मैंने सारी नहीं देखी है, ठीक है। बहुत सारी मूवी अभी की छूटी हुई है जो बाद में रिलीज़ हुई 2000 के बाद, ठीक है। 2000 के पहले की मैंने उनकी सारी मूवीज़ देख ली है, अब तो गारंटीज बोल सकता हूँ 98% मूवीज़, एक दो छूटी होगी बस, ठीक है। तो 1983 की वो मूवी थी, उसमें शुरू में ही एक गाना है, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल, ठीक है। मतलब आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, तो पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है, प्यारे आगे चल। कितनी तगड़ी लाइन है, समझ रहे हो। ये गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था और आज के यूथ के लिए यही गाने बेस्ट हैं। आज के यूथ तो पता नहीं क्या ये वो रैप वगैरह पता नहीं क्या फालतू गाने करते रहते हैं यार, पता है क्या ही बोलो यार, छोड़ो। मतलब मैं आज भी मेरी प्लेलिस्ट तुम देखोगे तो तुम बोलोगे यार ये मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है। दोस्त लोग जैसे स्पीकर वगैरह कभी कनेक्ट करते तो मैं बोलता हूँ रुक मैं गाने लगाता हूँ, तो बोलते तू मत लगा, तेरे प्लेलिस्ट में तो भाई पुराने गाने ही है ठीक है। मतलब उन्हें भी नहीं पसंद है, बट ठीक है, अच्छे होते थे पुराने गाने, वो भी बोलते, लेकिन आज के गानों में कुछ अलग बात है, उनका कहना है, ठीक है। पता नहीं उनका ऐसा क्यों कहना है, बट ठीक है, अब जो भी है, ठीक है। तो ऐसा सीन था, तो वो गाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और फिर वो प्रोमिनेंट लिस्ट में आ गया। उसके बाद एक ज़मीर मूवी के गाने, एक आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, एक सांसों का चलना, एक सांसों के किसी एक मोड़ पर और जादू तेरी नज़र, ये गाने मेरी लिस्ट में आ गए और ये गाने मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही सनी देओल की मूवीज़ कभी डाउनलोड कर ली, कभी उस समय मैंने उनकी भी कुछ मूवीज़ देख ली, क्या नाम है उनका, अनन्या पांडे के पिताजी, चंकी पांडे की मैंने बहुत सारी मूवीज़ डाउनलोड कर ली, सनी देओल के ही साथ होती थी अक्सर, है ना। नाना पाटेकर की मूवीज़ मैंने देखी, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ मैंने उस समय डाउनलोड की देखी, ठीक है। तो इसी मूवी देखने में ऐसा मतलब जनवरी बीता, परसेंटाइल आया, अच्छा परसेंटाइल आया, ठीक है। कोई उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है बहुत बढ़िया स्कोर आ गया। फरवरी भी 10 फरवरी हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद थी और मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख ली और मूवीज़ से फिर ऐसा चलता रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं मतलब मैं टाइम वेस्ट करता था, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता था मूवीज़ देखने में मेरा, क्योंकि मूवी चल रही है यहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। कभी छत पे चला गया पढ़ने के लिए, कालीन बिछा के पढ़ने लगा, तगड़ी धूप में पढ़ने लगा, कुछ भी मतलब करता था मैं, क्या ही बोलूँ यार, ठीक है। ठंड भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो अभी कैसा दिसंबर के एग्ज़ाम में हुआ ऐसा था कि मेरी मुकुल भाई से एक बार बात हुई थी और मैं और मुकुल भाई साथ में गए थे। तब मुकुल भाई ने पहली बार मुझे बताया था कि उनका मकान मालिक से पंगा चल रहा है, ठीक है। जनवरी में वो बताया कि पंगा बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादा ही परेशान कर दिया उसने, लाइब्रेरी में जाता हूँ तो ऐसी दिक्कत है, ठीक है। अब फरवरी में मुकुल भाई फाइनली पक चुके थे, तो मुकुल भाई ने पूछा, मैंने बोला आ जाओ यार पीजी में साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुकुल भाई के बारे में अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं अगेन बता दूँ कि मुकुल भाई ने जब फर्स्ट जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिया था तो उनके 90.8 परसेंटाइल आए थे, ठीक है। तो मतलब मेरी उनसे बात हुई थी तो मुझे यार पक्का पता था कि ये बंदा 95 परसेंटाइल वाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, 95 वाला था, पक्का था। लेकिन क्या दिक्कत आ गई, मैंने जो बोला ना कि कुछ बंदे होते हैं जो पढ़ते कम एग्जीक्यूट ज़्यादा करते हैं जैसे मैं, और कुछ बंदे होते हैं जो भले प्रिपरेशन ठीक ठाक रहे लेकिन एग्जीक्यूशन उनका उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन मुकुल का गड़बड़ था। अब वो क्यों था, उसके रीजंस क्या थे, वो आगे देखो कहानी में, आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मुकुल भाई हमारे पीजी में आ गए, ग्राउंड फ्लोर पे वो हो गए, सेकंड फ्लोर पे मैं था ऑब्वियसली। जैसे पहले पार्ट में कोटा डेज़ के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, कोटा डेज़ के ही 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट है ना। तो मुकुल भाई आ गए, उसके बाद से मतलब मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दिया, मैंने गाने सुनना छोड़ दिया, मैंने केस टू के वीडियोस देखना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुकुल भाई के साथ मैं पढ़ता था उस समय, तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि सामने वाला पढ़ रहा है और तुम गाने बजा रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो, तुम केस टू के वीडियोस देख रहे हो, वो पढ़ रहा है तो तुम भी शांति से पढ़ो जैसे वो पढ़ रहा है ना। तो मैं कभी मुकुल भाई के रूम में चले जाता था, कभी मुकुल भाई मेरे रूम में चले आते थे। तो पहले तो ऐसा नहीं था कि भाई हम साथ में पढ़ेंगे, बस इतना था कि मुकुल भाई आ गए हैं हमारे रूम में, ठीक है, हम पीजी में रहेंगे, ठीक है। बट पहले ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो अब जो मेन कहानी है, जो सबसे गोल्डन पीरियड थे कोटा डेज़ के, वो अब शुरू होंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे में आ गया मैं, तो हम लोग पहुँचे थे अपने जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वाले में, ठीक है। तो तकरीबन 13-14 फरवरी को फिर मैं और मुकुल साथ में रहने लगे। और उसके बाद फिर मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने सुमित को कॉल किया तो सुमित ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी मेरे से कि यार हम लोग सोच रहे थे 200 प्लस का, 220 प्लस का, 230 का,
मतलब हमेशा तो मैंने बस यही सोचा कि किसी तरीके से 200 कैसा आए, है ना। तो उसने मुझसे वही कहा कि यार अपन 200 प्लस के चक्कर में 100 भी नहीं ला पाए ना, मतलब बेसिकली उसका 100 भी नहीं पार हुआ था। तो सुमित ने मुझसे यही बोला कि अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा टारगेट बनाएंगे। मैंने बोला हाँ यार सही बोल रहा है तू, और बिल्कुल ये सही बात है कि यार देखो पहले मुझे क्या करना चाहिए था, पहले 150 के बारे में सोचना चाहिए हमें, है ना। पहले 100 के बारे में सोचो, 100 पार हो रहा है तो 150 के बारे में सोचो, 150 पार हो रहा है तो 200 के बारे में सोचो। अब ऐसा सीन था मतलब कि जैसे 70% आ नहीं रहा है और एग्ज़ाम में टारगेट कर रहे हैं 90%, है ना, वैसा सीन था। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारी कैपेबिलिटी कहाँ तक है, तो वो चीज़ हमें उस समय समझनी चाहिए थी। बट ठीक है, अभी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर मैंने और सुमित ने जैसा कि प्लानिंग किया कि भाई ठीक है, फिर हम लोग जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके PYQ ही करूँगा, मॉड्यूल अब नहीं सॉल्व करूँगा मैं बचे हुए चैप्टर के लिए। और मैंने वैसा ही किया, बचे हुए चैप्टर के लिए मैंने मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया, मैंने PYQ ही सॉल्व किया। और साथ ही में एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की मैंने, ठीक है। मैंने मुकुल भाई को भी दिखाया और टारगेट रखा हमने 200 प्लस का, ठीक है। मतलब हाँ टारगेट हमने 200 प्लस का रखा, बट हाँ सोच नहीं रहे थे उतना, सोच रहे थे कि भाई 200 प्लस सोच रहे हैं, 170 160 तक पहुँच जाएंगे अगली बार, ऐसा टारगेट था कि मतलब 200 का सोचो और 150 प्लस पहुँचो। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्लानिंग की थी कि मतलब ये PYQs ये चैप्टर के हम लोगों को सॉल्व करने और धीरे धीरे करके हम लोगों का टोटल हो जाएगा। तो ऐसी प्लानिंग थी, ठीक है। तो फरवरी में मतलब नॉर्मल क्लास वगैरह जाते थे, इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स मैक्सिमम मैं छोड़ देता था। ऑर्गेनिक तो अब एकदम बर्बाद कर चुके थे टीचर, इनऑर्गेनिक भी लगभग बर्बाद ही कर चुके थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाई किसी एक चीज़ को अगर आपको पढ़ाना है, किसी एक छोटे से कंसेप्ट को आपको बताना है, या एक छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ाना है जिसको पढ़ाने के लिए आपके पास 7 दिन है, तो आप उसको आखिरी दिन थोड़ी पढ़ाओगे, आप उसको पहले दिन पढ़ा दोगे, या तो थोड़ा करके 3 दिन पढ़ा दोगे और 4 दिन स्टूडेंट को टाइम दोगे। तो और इनऑर्गेनिक में वही सीन था कि भाई P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस ये उन्होंने एकदम एंड मोमेंट पे कराया। तो अब एंड मोमेंट पे यार हमें क्या समझ में आएगा, और इस ब्लॉक किसी और ने कराया था, सर एब्सेंट हो गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एकदम गच्छी हो गई थी, है ना। और मैथमेटिक्स वगैरह की बात करें तो ये तो बहुत बढ़िया चल रहा था, फिजिक्स भी बढ़िया चल रहा था। और मतलब फिजिक्स अब बेसिकली हमें आता था तो हमें दिक्कत नहीं हुई कुछ खास। तो बस ऐसा ही चलता रहा, और फिर इसी ऐसे ही चलते फिर क्लास जो था वो बर्बाद कर दिया, है ना। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में हो नहीं पाया, फिजिकल केमिस्ट्री तो हो गई थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही से नहीं हो पाई, ठीक है। फिजिक्स भी सही से नहीं हो पाई, बट हाँ हमें आता था तो दिक्कत नहीं हुई। मैथमेटिक्स चलो हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स भी तकरीबन कंसेप्ट जो है वो सर ने भगाया ही था। ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कराया हो, है ना। एंड के टाइम पे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हो गया, ये सब सर ने भगाया ही था। और देखो सीन ऐसा होता है कि यार अगर आपको कोई चीज़ फ्रेश ही स्टार्ट करनी है, जैसे मतलब मैं फ्रेशर था, मतलब बेसिकली मैं ड्रॉप ईयर में तो हूँ, लेकिन मेरी जो कंडीशन थी वो फ्रेशर वाली थी। जेई में तो मेरा नॉलेज 0 का था, है ना। मैथ में तो और 0 था, बाकी में चलो फिजिक्स वगैरह में कुछ आता था तो मैंने फिजिक्स संभाल लिया, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ आता था तो मैंने वो भी संभाल लिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की तो उसमें मैं फ्रेशर था। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर एंड टाइम पे पढ़ाएंगे तो मैं कहाँ से समझ पाऊँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर शुरू में पढ़ाए होते आराम से तो मैं ना फिर उसका जेई का कर पाता। तो ऐसा सीन था, है ना। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस चलो हो गया अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चंस भी सही से होने लगे। तो ऐसा सीन था। फिर मतलब मैंने और मुकुल ने डिसाइड किया कि यार अभी क्लास का जैसे जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन 2 मॉक टेस्ट देंगे, और जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगा उस दिन 1 मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा मैंने और मुकुल ने डिसीज़न लिया, ठीक है। और बेसिकली मतलब मैंने मुकुल की देखो दिक्कत क्या हो रही थी, उसने पहले क्या किया था कि थोड़ा रैंडमली पढ़ता था, और थोड़ा मतलब लैक ऑफ प्लानिंग, या फिर एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा मंबल कर जाना, वो वाला सीन था, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेता था मुकुल। तो मैंने भी एक्चुअली मुकुल से ये चीज़ सीख ली थी कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करना, लेकिन हाँ क्वेश्चन लिमिटेड हमेशा अटैम्प्ट करो, ठीक है। कभी भी उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जिन पे आप श्योर रहो, ठीक है। कभी भी तुक्के मारने के पीछे मत जाओ। अगर आप एक मीडियोकर हो तो, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो तुक्के मारो, अगर आपको बहुत कुछ आता है तो भी तुक्के मारो। लेकिन अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो जिसको मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो वो तुक्के फिर मत मारने जाओ। क्यों पता है? क्योंकि आप जैसे 120 प्लस जा रहे हो और तुक्के मार के आपने गड़बड़ कर दिया, 100 पे आ गए, तो वो गड़बड़ है ना। बट सपोज आप 170 180 पे जा रहे हो बट तुक्के मार के 160 पे चले जाए तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। सपोज तुम्हारा 20-30 आ रहा था बट तुक्के मार के 10-15 तुक्के मारे तुमने, और जिसमें से 2-4 तुक्के लग गए तो तुम्हारा 20-30 से 40 आने लगा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या कम भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली तुक्के लोवेस्ट स्टूडेंट मार सकते हैं, हाईएस्ट स्टूडेंट मार सकते हैं। हम जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स को तुक्के नहीं मारने चाहिए, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिन पे 100% श्योर रहो, ठीक है। तो मेरा तो टारगेट बन गया था कि एग्जाम में मैं 60 के करीब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, जिनमें से मेरा 45-50 क्वेश्चन करेक्ट होगा, और इसके बेसिस पे 180-170 स्कोर आ जाएगा, ठीक है।
बस फिर क्या था, इसी प्लानिंग को हम लोगों ने कंटिन्यू किया कि भाई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मैक्सिमम। तो मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग देते रहे फरवरी के महीने में, पूरे महीने में यही किया। और अब जो मेरी मतलब केस 2 को देखने की हैबिट थी, या फिर मेरी जो मूवीज़ देखने की हैबिट थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि मुकुल के साथ ही मैं पढ़ता था, मुकुल के साथ ही मॉक टेस्ट देता था। कभी मुकुल मेरे रूम में आ रहा है, कभी मैं मुकुल के रूम में जा रहा हूँ, है ना। जैसे शाम को चलो 10 मिनट के लिए टेरिस पे चले गए मैं और मुकुल, कभी बारिश हो रही है तो चलो बारिश वाला बाद में बताता हूँ। कभी मतलब बाहर कुछ नाश्ता करने चले गए, है ना, पानी पूरी खाने चले गए मैं और मुकुल। तो ऐसा मतलब साथ में ही हम लोग रहते थे उसके बाद से। तो हम लोगों ने फिर साथ में ही पढ़ाई की, और फरवरी का महीना बीता, मार्च का महीना बीता। और मार्च के महीने में ऐसा हुआ था कि भाई पता नहीं क्या हुआ था मौसम में, कि भाई एक दिन सुहाना मौसम बना। तो मैं और मुकुल ऊपर गए, मस्त एकदम सुहाना मौसम था, क्या तगड़ा था यार। मतलब सुहाना मौसम समझते हो ना, जैसे एकदम धूप एकदम से गायब हो जाए, थोड़ी सी ठंडक छा जाए, थोड़े से बादल आ जाए, ज़्यादा बादल भी ना आ जाए, काले बादल नहीं, ठीक है, नॉर्मल, और सुहाना हो जाए मौसम। तो वैसा मतलब मैं बोल रहा था, ठीक है। तो मैं और मुकुल ऐसे ही टेरिस पे गए थे। तो एक दो फोटोज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी, है ना, और मुकुल की भी थी एक, अब होगी तो मैं लगा देता हूँ साइड में, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ऐसा सीन था। तो बेसिकली उसके बाद फिर क्या हुआ, अगले दिन से बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई। तो तूफ़ानी बारिश हुई तो भाई छत पर हम पहुंच ही जाते थे। अब उस दिन रात के 11 बजे बारिश हुई, और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं छत पे गया और वहाँ पे मस्त एकदम छपरी स्टाइल में टिकटॉक बना रहा था ठीक है। तो छत पे वीडियो बनाना हो गया। फिर एक दिन और बारिश हुई तो उस दिन भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर कभी कभी मैं और मुकुल साथ में, सुहाना मौसम है तो चलो छत पे जाके हम लोग पढ़ने लगते थे, ठीक है, मॉक टेस्ट दे देते, और मतलब अच्छा लगता था। फिर ऐसे मौसम में मतलब मैं तो इन्जॉय करता ही था, अगर मैं अकेले होता तो भी मैं जाता, है ना। फिर मुकुल भी साथ में था, तो फिर मुकुल की जो मॉक टेस्ट जो वो देता था, तो हमेशा उसके मतलब 100 प्लस ही मार्क्स आते थे, मेरे भी 100 प्लस मार्क्स आते थे, और उसके हमेशा 10-15 नंबर ज़्यादा रहते थे मेरे से, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता था कि भाई ये बंदा 150 पार कर सकता है आराम से सेकंड अटेम्प्ट में। बट मतलब सीन ऐसा था कि भाई जो हमसे दिक्कत हुई, ठीक है, मतलब गड़बड़ी तो हुई, देखो दोनों से गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई, मतलब बेसिकली जैसे मैंने उसको बता दिया कि भाई मॉक टेस्ट तुम दो ताकि एग्ज़ाम में तुम अपना एफिशिएंसी बढ़ा सको, ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एफिशिएंसी एकदम बढ़ जाएगा एग्ज़ाम में। बट मैं ये भूल गया कि यार सिर्फ मॉक टेस्ट देने से मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट थोड़ी होगा। मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, बात अलग है, हम मैथ्स के वन शॉट देख लेते थे, वो ऑर्गेनिक अपना पढ़ लेता था, मैं ऑर्गेनिक पढ़ता नहीं था। तो शाम को जब भी मतलब वो रूम में गया तो कभी कभी ऑर्गेनिक पढ़ लेता था, बट एंड में उसकी ऑर्गेनिक एकदम गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, एंड में ऑर्गेनिक उसकी एकदम गड़बड़ हो गई थी। जबकि फर्स्ट टाइम में उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे गलत हुए थे, ऑर्गेनिक के 5 सही हुए थे 7 में से, और दूसरे अटेम्प्ट में उससे 1 या 2 ही क्वेश्चन सही हुआ था ऑर्गेनिक में, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा बहुत चलो पढ़ लिया, ठीक है। और जैसे मैं बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों नहीं पढ़ता था, फिजिकल केमिस्ट्री चलो हम लोग साथ में रिवीजन करने बैठे, पहले कंसेप्ट पढ़ते थे, रिवाइज करते थे, और फिर PYQ पे जाते थे, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया तो इसका भी हम लोग साथ में करते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन मुकुल के साथ पढ़ते पढ़ते आ गया था, है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने साथ में पढ़ी थी, बट उतना कुछ खास नहीं आया था। बायनोमियल थ्योरम मेरे को आता था, बट मुकुल को उसमें दिक्कत थी, तो एंड तक मतलब उसको आ नहीं पाया था बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो मतलब ऐसा सीन चलता रहा, और फिर मतलब कुछ कुछ वन शॉट हम देख भी लेते थे, बट कोई प्रॉपर वे में कोई चैप्टर हमने किया नहीं। रे ऑप्टिक्स हमने छोड़ दिया, मतलब बेसिकली वो बोल रहा था कि रे ऑप्टिक्स हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता था देखो टाइम कम बचा है, तो अब कितना भी हम लोग कोशिश कर लें, बट रे ऑप्टिक्स जैसा भारी चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। वेव ऑप्टिक्स चलो हमने साथ में बैठ के कर लिया था, बट मुझे पता था कि इसका क्वेश्चन मैं बना नहीं पाऊंगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये सीन था। तो कुछ कुछ चैप्टर के वन शॉट हम करते थे, कुछ कुछ चैप्टर के नहीं भी करते थे। सेमीकंडक्टर आने लगा था, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स तो पूरी ही आती थी मुझे, तो फिजिक्स में देखो कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके अलावा फिर मतलब ऐसा सीन था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेस्ट देख सकते हो। तो मेरे मैक्सिमम आए थे 154 मार्क्स एक टेस्ट में, और वो 154 मार्क्स आने का रीज़न ये था कि मेरे उसमें मैथ में आ गए थे कुछ 40 मार्क्स आ गए थे। मैंने 10 क्वेश्चन किया था, 10 सही था उसमें मैथ में, ठीक है। आई बेसिकली ये सारे मॉक टेस्ट नहीं है, PYQs हैं। PYQ सॉल्व करते थे एज अ मॉक टेस्ट, क्योंकि हमने कभी PYQ देखा नहीं है, ठीक है। 2022 के पेपर्स हमने देखे नहीं है, 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के पेपर देखे नहीं है, तो हम लोग वही सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो मैं अलग देता था, वो अलग देता था। जैसे मैं 21 जुलाई 2022 का दे रहा हूँ तो वो 22 जुलाई 2022 का दे देता था, ऐसा मतलब एक एक करके अल्टरनेट ऐसा चेंज हम लोग करते रहते थे, है ना। तो ऐसा सीन था। फिर मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ भी बनाई हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मतलब मार्च पूरा बीत गया, और फरवरी मार्च के महीने में हम लोगों ने क्लास कम अटेंड की, हमने वन शॉट ज़्यादा देखे। और वन शॉट देखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, मैं ट्रूली बोल सकता हूँ कि वन शॉट देखो, बट वन शॉट उन चैप्टर के लिए देखो जिन चैप्टर के लिए आप मतलब कुछ कर पाओ, ठीक है। जैसे मतलब अगर वन शॉट आप देखना चाहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, मैं बोलूँगा चलो ठीक है देख लो, क्योंकि कुछ हद तक वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। बट तुम मुझसे बोलोगे मैं वन शॉट देखूंगा रे ऑप्टिक्स का, मैं वन शॉट देखूंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, ना। मैं वन शॉट देखूंगा बिल्कुल नहीं। मैं वन शॉट देखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट का, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट का, नहीं,
सेमीकंडक्टर का ठीक है, सेमीकंडक्टर देख लो, ईएम वेव चलो ठीक है देख लो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चलो ठीक है देख लो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं। कुछ ही ऐसी चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनके वन शॉट तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बाकी कोई भी चैप्टर तुम उठा लो उसके वन शॉट तुम्हारे लिए हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होंगे। वन शॉट के साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि वन शॉट में भले आपको सब कुछ पढ़ाए टीचर, ठीक है, जैसे आप कई सारे वन शॉट आपको आजकल देखते हो यूट्यूब पे जो 10-12 घंटे के रहते हैं ना, लेकिन 10-12 घंटे के वन शॉट्स होने के बाद भी उसमें सब कुछ वो बताते भले हैं, लेकिन वो रहता वन शॉट ही है। भले वो बोलते हैं कि यार हम सब कुछ बता रहे हैं, हाँ वो सब कुछ बताते हैं, मैं भी बोलता हूँ हाँ एक एक कंसेप्ट बताते हैं, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन को वो कराते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब सब कुछ तो होता है लेकिन उस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन आपका बन नहीं सकता 10 घंटे तक देखने में। तो जो चीज़ आपको क्लास वाइज समझ में आ सकती है वो चीज़ आपको वन शॉट में नहीं समझ में आ सकती। मतलब जैसे सपोज कोई एक चैप्टर है जिसको मैंने 4 लेक्चर में पढ़ाया 1-1 घंटे का, और मैं तुम्हें उसी 4 लेक्चर को कंपाइल करके दे दूँ, मैं बोलूँ ये देखो ये वन शॉट है 4 घंटे का और इसमें मैंने एक चीज़ पढ़ाई है, तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाई तो एक चीज़ है, लेकिन जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ खाली जाएगा। तो क्लास वाइज पढ़ना और वन शॉट से पढ़ना जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने वन शॉट सॉल्यूशन का भी देखा था, मैंने वन शॉट सॉलिड स्टेट का भी देखा था, मैंने वन शॉट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का भी देखा था जब मैं 12th में था, लेकिन जब मैं ड्रॉप ईयर में कोटा गया तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया सॉल्यूशन का फील क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फील क्या है, सॉलिड स्टेट का फील क्या है, ये सबके मैंने वन शॉट देखे थे 12th में। लेकिन जब मैं कोटा गया और वहाँ पे जब मैंने क्लास वाइज पढ़ा तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया यार इनका किस तरीके से क्या कंसेप्ट है ना। तो जो चीज़ आपको क्लास वाइज समझ में आती है वो चीज़ वन शॉट में नहीं समझ आ सकती। तो ऐसे हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया कुछ चैप्टर का वन शॉट देख के, ठीक है। अब इस तरीके से मतलब मार्च का महीना एंड हुआ, मॉक टेस्ट में मतलब मेरे भी अच्छे नंबर आने लगे थे, 130, 135, 140 इतने आ रहे थे, और मुकुल के भी 150, 140 इतने आ रहे थे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता था कि यार अब चलो ठीक है बढ़िया है, अब तो मतलब 160, 170 मुकुल भाई का भी आ जाएगा और मेरा भी किसी तरीके से 150 पार हो जाएगा, क्योंकि ये तो पता था कि यार अगर मॉक टेस्ट में 140 आ रहा है तो फिर मेन पेपर में 200 तो नहीं आ सकता है ना, ये चीज़ सोचनी चाहिए। फिर शुरू में तो हम लोग ये चीज़ नहीं सोच रहे थे, शुरू में हमें लग रहा था यार अभी मॉक टेस्ट में 120 आ रहा है, वहाँ पे सीरियसनेस होगी, वहाँ पे थोड़ा अलग होगा, बट फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया कि यार कितना भी अलग हो 200 थोड़ी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब सीन था, तो ऐसा था मतलब, ठीक है। तो एग्ज़ाम से फिर 4-5 दिन पहले हम लोगों को एक पार्क के बारे में पता चला कोटा के, मुकुल भाई ने दिखाया बेसिकली, तो मैं मुकुल भाई थोड़ा मजे भी करने गए थे, तो आप लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ देख सकते हो, ठीक है। 4 दिन पहले गए थे एग्ज़ाम के। तो फिर क्या एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आया तो फिर एंड टाइम पे मतलब मैंने 2 दिन तक कुछ किया नहीं था, और अब मतलब मेरी और मुकुल की आदत सी हो गई थी, पढ़ते थे तो साथ ही में पढ़ते थे, वरना फिर पढ़ नहीं पाते थे। जैसे वो बंदा भी ऑर्गेनिक बहुत ट्राई किया पढ़ने का एंड में, बट पढ़ नहीं पाया था, ठीक है। और मतलब मैं भी एंड में कुछ पढ़ नहीं पाया एंड के 2 दिन में, जो कि पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मेरा सेंटर यार इतनी घच्च जगह पे दे दिया था ना, कुछ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा सेंटर दे दिया जयपुर के। तो जयपुर में मैं गया एग्ज़ाम देने। अब भाई वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो भाई वो घर था हाईवे पे, ठीक है, हाईवे पे वो घर था, वहाँ पे होटल वगैरह नहीं है, वहाँ पे ढाबा है, ठीक है, कुछ खास खाने के लिए भी नहीं है, होटल भी नहीं था कि अच्छा रूम मिल जाए। मेरे को लगा डिलक्स रूम मिलेगा बढ़िया से, और उसके बाद फिर मैं शाम को सो लूँगा, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई थी। कैसा, मैं और मुकुल मतलब जब पढ़ाई करते थे तो लगभग 10-12 बजे तक हम लोग टेस्ट देते ही थे, और फिर उसके बाद अगर वन शॉट देखना है तो वो देख लेता था, मैं देख लेता था, है ना। बेसिकली आदत बिगड़ चुकी थी। अब हम लोग 2 बजे सोते थे और सुबह 11-11 बजे तक उठ के हम लोग 12 बजे से अपने काम पे लग जाते थे। 12 बजे तक खाना हो जाता था हम दोनों का। बेसिकली उसने भी टिफ़िन करवा लिया था अभी गुप्ता में से ही, मेरा भी वहीं से आता था, तो हम दोनों फिर खाना वाना खा के पढ़ने लगते थे, ठीक है। बाकी दोस्तों से कुछ कनेक्शन नहीं था जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के दौरान। सिर्फ कभी कभी अगर हम लोग घूमने जाते थे तो वहाँ पे दोस्त लोग मिल गए तो वो फिर बात अलग है, ठीक है। क्लास है तो बिल्कुल कनेक्शन ही अब कट चुका था, ठीक है। तो फिर ऐसा सीन था यार, फिर वही हुआ कि मतलब एंड में स्लीप साइकिल बिगड़ गई थी। मतलब 2 बजे सोते थे, 11 बजे उठते थे, 3 बजे सो रहे, 11 बजे उठ रहे, और मेरा सुबह का पेपर था, सुबह 9 बजे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था मेरा, ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब भाई मेरी हालत ख़राब, मैं बोला यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं कैसे झेलूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है। ऊपर से सेंटर, मेरे को लगा सेंटर प्रॉपर जगह होगा तो भाई लेट से भी पहुंचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से वहाँ पे सो लूँगा, एसी वेसी चलेगा, बढ़िया रूम होगा, तुरंत नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई सेंटर ऐसी गच्च जगह था, वहाँ मैं सोने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना भी कुछ गड़बड़ था, लेकिन होटल होता है यार, है ना। तो मतलब बेसिकली कोशिश की मैंने सोने की, तो खाना इतना ख़राब दिया था उन्होंने, और ऊपर से मतलब चार्जेस इतने ज़्यादा थे उनके कि मैं क्या बोलूँ। अब जानते थे वो कि सामने वाला मजबूर है, रहेगा तो यहीं रहेगा, है ना। तो किसी तरीके से रूम मिल गया था, खैर। तो मैं सो गया शाम को, रात को 12 या फिर 12:30 बजे मैं सोया, और बेसिकली मतलब कोशिश मैं कर रहा था 10:30 बजे से, 10:30 बजे कोशिश कर रहा हूँ नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नहीं आ रही है। 12:30 के करीब सोया मैं, और क्योंकि एग्ज़ाम था तो सुबह आराम से 6:30-7 बजे नींद खुल गई, और फ्रेश व्रेश हुआ मैं बढ़िया से, और फिर उसके बाद 8 बजे तक तैयार हो गया, गया पेपर देने।
अब पेपर देने जाते समय एक दिक्कत ये हुई कि जब मैं मतलब वहाँ चेकिंग एरिया पे पहुँचा तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था पहले के अटैम्प्ट्स में। तो वहाँ पे मेरा एक कॉन्फिडेंस गिरने वाला चीज़ हो गया कि मैंने एक यहाँ पे ताबीज़ पहनी हुई है, आपने देखा होगा, है ना। तो बेसिकली वहाँ पे मतलब पहले अटैम्प्ट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि अलाउड नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला इसे आप बाहर रख दीजिए, तो मैंने बाहर रख दिया। तो जब मैं बाहर रख के अंदर गया तो मतलब थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस हिल गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मेरा बाहर वहाँ पे हिल गया, ठीक है। मैंने भैया को बता दिया कि आप वो ताबीज़ ले लीजिए, वहाँ पे रखी हुई, तो भैया लेके चले गए उसको फ़िलहाल। और मतलब डॉक्टर भैया ही थे साथ में, वही थे हर जगह पे, ठीक है। तो ऐसा सीन था। फिर मतलब वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और मतलब मैं पेपर देने गया। और पेपर देने जब मैं पहुँचा तो पेपर हम लोगों का शुरू हुआ। कुछ पहला क्वेश्चन आया फिज़िक्स का, आसान था, हो गया। दूसरा क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के ग्राफ का आया, आराम से हो गया, लेकिन गलत था, मतलब मैंने गलत सॉल्व किया, ठीक है। बेसिकली एक्सपोनेंशियली घटता है बट मैंने लीनियर बना दिया था, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो फिजिक्स मेरा बहुत बढ़िया गया। केमिस्ट्री खोला, केमिस्ट्री ओके ओके गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ खास जाना नहीं था। अब की बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी ख़राब थी, लेकिन फिजिकल बहुत अच्छी गई, तो केमिस्ट्री इस तरीके से हो गया। अब मैथमेटिक्स आया, तो मैथमेटिक्स में देखते 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 मैंने मतलब पता नहीं कब 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। और एट द एंड ऑफ द पेपर मैंने ये पाया कि मैं 60 क्वेश्चन सोच के आया था, बट मैं 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने पता नहीं कैसे यार इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए मैंने, अब इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो भाई गड़बड़ियाँ तो बहुत सारी होनी है। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार 2-3 गलतियाँ तो हो गई हैं। और मैंने सोचा यार बहुत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 70 के करीब क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अब क्या ही होगा, है ना। तो ठीक है, बाहर निकले और फिर रूम पे, मतलब 100 तो पार होना फिक्स था, लेकिन डाउट था कि यार कम कितना आएगा, ठीक है, बहुत कम आ जाएगा, बट 100 तो पार होगा इतना पता था। अब मुकुल भाई ने पूछा भाई पेपर कैसा गया, क्योंकि मुकुल का 8 तारीख को था, मेरा 6 तारीख को फर्स्ट डे फर्स्ट शो था। मुकुल का 8 तारीख को सेकंड शिफ्ट था, ठीक है, और कोटा में सेंटर था। मुकुल भाई अब की बार बहुत लकी साबित हुए थे कि कोटा में ही पेपर है, सेकंड शिफ्ट है, तो आराम से सो भी सकते हैं और साथ ही में थोड़ा लेट भी पेपर है। तो मुकुल को मैंने कहा हाँ यार ओके गया है, मतलब मैंने मुकुल को बताया नहीं कि पेपर ख़राब गया है, वरना कैसा होता कि वो घबरा जाता कि यार इस बंदे का पेपर ख़राब गया, मैंने भी इसी के साथ प्रिपरेशन की है, तो यार मेरा भी पेपर कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उसे बोला ना यार पेपर बढ़िया गया है, कुछ 55 के राउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से लग रहा है कि 35-40 तक सही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोला मैंने मुकुल से। तो मुकुल फिर पेपर देने गया और मुकुल का पेपर सही में गया, सही गया, ठीक है। तो फिर मुकुल आया, तो फिर मैंने मुकुल को बताया कि यार ऐसी गड़बड़ी हो गई है मेरे साथ, ऐसा ऐसा शॉर्ट ना हो, इसलिए तुमसे बताया नहीं था। तो मुकुल ने बोला यार ये कैसे कर दिए। तो मैंने बोला पता नहीं यार, छोड़ो, खैर अब इंतज़ार करते हैं रिस्पॉन्स शीट का क्या होता है, रिस्पॉन्स शीट आने दो। तो अब पिछले बार एनटीए ने 30 जनवरी को एग्ज़ाम खत्म हुआ, एक ही फरवरी को आंसर शीट दे दी थी, रिस्पॉन्स की दे दी थी, और अब की बार वो रिस्पॉन्स शीट दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, 7वें दिन शायद रिस्पॉन्स शीट आई। और रिस्पॉन्स शीट आई तो फिर हम लोग उस समय पानी पूरी खा रहे थे, मैं, मुकुल और पुष्पेंद्र और भी एक लौंडा था, ठीक है, हम लोग पानी पूरी खा रहे थे। तो उसके बाद फिर मतलब रूम पे पहुँचे, देखा भाई रिस्पॉन्स शीट आ गई है। अब मुकुल वहीं पे ओपन करने लगा था पानी पूरी खाते, मतलब रुक जा यार रुक जा, हालात वैसे भी ख़राब है, मेरे को पता है कुछ खास आने वाला नहीं है, रुक जा, इंतज़ार कर ले। तो ठीक है भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो फिर हम लोग रूम पे पहुँचे और रिस्पॉन्स शीट खोले, फिर सबकी चेकिंग हुई, ठीक है। तो मेरे आए 119 नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चेकिंग का पूरा फ़ोटो मैंने ले लिया था तुरंत। तो 119 नंबर मात्रा है मेरे, तो इससे मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैं समझ गया कि यार अब की बार तो पिछले बार से कम परसेंटाइल आने वाला है। फिर मैं इस चीज़ से घबरा गया कि यार कहीं मुकुल का भी कम नंबर ना आ जाए, क्योंकि मुकुल ने मेरे साथ प्रिपरेशन की है और जैसा मैंने प्रिपेयर किया वैसा उसने भी प्रिपेयर किया। अब अगर मुकुल का भी कम मार्क्स आ जाएगा तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि यार मैं जैसा बोल रहा था वैसा मुकुल कर रहा था, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में कैसा, मैं अगर मुकुल से बोलता था ये चैप्टर करो, ये चैप्टर मत करो, तो वो वही चैप्टर करता था। मैं अगर उससे बोलता था कि यार मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, ये मत करो, वन शॉट मत देखो, तो वह वैसा ही करता था, ठीक है। तो मैंने बोला यार अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत बुरा लग जाएगा, है ना। तो खैर अच्छे मार्क्स आए उसके, 137 मार्क्स आए। और एक कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जो एनटीए ने पता नहीं क्या कर दिया था, एनटीए ने, ठीक है, मतलब क्या करते रहते सस्ते नशे, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका आना चाहिए था 142, बट क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन को ज़बरदस्ती गलत ही रहने दिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर्व था कुछ, ठीक है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो वरना उसका 142 मार्क्स था मुकुल का, फिलहाल 137 रहा। तो इस तरीके से फिर मार्क्स रह गए। फाइनल आंसर शीट आने के बाद मैंने दोबारा फाइनल आंसर शीट आने पे चेक किया, 119 ही रह गया। तो मैं समझ गया यार देखो मेरा जेईई मेंस तो नहीं होने वाला है अब, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट का जो 94.8 परसेंटाइल था वही मेरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर सेकंड अटैम्प्ट का रिजल्ट आया, तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरे को आया 93.66 परसेंटाइल। फिर मतलब रात को रिज़ल्ट आया और मतलब बेसिकली मुकुल शायद अपने घर पे था, हाँ मुकुल अपने घर पे था, तो उसने कॉल किया था बेसिकली। तो कॉल किया, उसने बोला जैद भाई मज़ा आ गया यार, 96.2 परसेंटाइल आए।
तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने अपना चेक किया, बोला यार 93.6 60 परसेंटाइल आया। तो उसने बोला अच्छा। तो मतलब उसका एक ही सपना था मुकुल का कि किसी तरीके से उसको एनआईटी जयपुर मिल जाए। उसने हमेशा से एनआईटी जयपुर को ही टारगेट किया। मैंने बोला यार तुम आईआईटी जोधपुर क्यों नहीं टारगेट करते? उसने बोला नहीं भाई मेरे को देखो एनआईटी जयपुर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, फिलहाल वो एनआईटी जयपुर में ही है। तो मुकुल भाई उस समय काफ़ी खुश हुए और आने के बाद बहुत पार्टीज़ दी उन्होंने, ठीक है, मुकुल भाई ने। तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगा कि यार मेरे साथ प्रिपरेशन की थी, अगर उसका कम नंबर आ जाता तो मेरे को बहुत बुरा लगता कि यार कहीं मेरे कारण तो कम नहीं आ गए, है ना। फिलहाल अच्छे से प्रिपरेशन हुई और मतलब फिर उसके बाद मुकुल का 96.2 परसेंटाइल रहा और फिलहाल वो एमएनआईटी जयपुर मेटलर्जी में गया, ठीक है। मतलब उसको और भी बढ़िया ब्रांचेस मिल सकती थी। मैंने बोला था कि यार भोपाल में आ जाओ या कहीं और आ जाओ, हो सकता है मैकेनिकल मिल जाए, है ना। बट ठीक है, उसको अपने घर के पास चाहिए था तो प्रॉपर है, ठीक है। तो ऐसा था। फिर तो सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया। तो उसके बाद फिर मुकुल का जो मतलब जो एलन था उन्होंने अनाउंस किया कि हम जेई एडवांस के लिए अब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ जीआरपी रिलीज़ की और टेस्ट वगैरह रिलीज़ किए, टेस्ट का टाइम टेबल रिलीज़ किया जेई एडवांस के लिए। और उन्होंने बोला स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और ये हार्डकोर स्टडी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो स्टडी शुरू हो गई थी कुछ 4 अप्रैल से, नहीं सॉरी 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से 1 जून तक, 2 जून तक उन्होंने प्लानर दिया था अपना, ठीक है। तो 15 अप्रैल से 2 जून तक उन्होंने प्लानर दिया था अपना जेई एडवांस के लिए और अब तैयार था जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन का, ठीक है। बट हमारे साथ ऐसा हो रहा था कि यार देखो मुकुल को चाहिए था एमएनआईटी जयपुर, तो मुकुल ने देखा और मुकुल का फिक्स हो गया था कि यार अब उसको सिविल तक तो मिल ही जाएगा एमएनआईटी जयपुर में। तो यहाँ पे मुकुल लूज़ पड़ गया, ठीक है। मतलब मुकुल का पढ़ने का मन नहीं करता था। मुकुल ने सोचा अब यार एमएनआईटी जयपुर तो फिक्स हो ही गई है, दिक्कत क्या है। और मेरा ऐसा था कि यार मैं बहुत ही फैक्चुअल टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मुझे पता था कि यार अगर मेरा 95 परसेंटाइल से कम आया जेई मेंस में, 97 परसेंटाइल से कम आया मेरा जेई मेंस में, तो चांस बहुत ही कम है कि मेरा जेई एडवांस हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका देखो, अगर आपका जेई मेंस में आता है 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल तो आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे जेई एडवांस को। लेकिन अगर आपका आता है जेई मेंस में 99 परसेंटाइल 98.8 या फिर 98.5 परसेंटाइल तो मैक्सिमम चांस है कि आप जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक ले आओ, ठीक है। बट अगर आपका जेई मेंस में ही 96 95 या 93 रह जाता है, 94 रह जाता है जैसे मेरा था 95, तो ऐसा लगता नहीं है कि यार अब कुछ हो पाएगा, है ना। तो मेरे अंदर से वो मोटिवेशन खत्म हो गया। तो बहुत सारे लोग आए फिर से वो वाले, यार देखिए थे ना ये 80 परसेंटाइल से 4000 रैंक लाए थे, यार ये देखिए थे ना इन्होंने 90 परसेंटाइल से 1000 रैंक लाई थी, 1100 रैंक लाई थी। तो मैंने बोला यार देख, वो बंदे ने जेई एडवांस की प्रिपरेशन की थी, मैंने सिर्फ जेई की प्रिपरेशन की है, ना जेई मेंस की ना जेई एडवांस की, पता नहीं किसकी प्रिपरेशन की है। मुझे पता है मेरा नहीं आएगा, तो वो बंदे में और मुझे में कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग पहले दिन लेक्चर अटेंड करने गए एलएन में, तो कुछ खास हुआ नहीं। क्यों पता है? क्योंकि टीचर आया, टीचर ने जीआरपी सॉल्व करना शुरू किया। अब जो हमने सॉल्व किया है वो तो ठीक है, जो हमने नहीं सॉल्व किया है वो भी ठीक है, वो सारे सॉल्यूशन दिए और चले गए। मतलब बेसिकली वो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब वो आए और कुछ नया बता के चले गए, वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे थे। बेसिकली उन्होंने जीआरपी हाथ में उठाई, क्वेश्चन सॉल्व किया, चले गए, जीआरपी हाथ में उठाई, क्वेश्चन सॉल्व किया, चले गए, ऐसा सीन था, ठीक है। अब इस दौरान एक बंदा मिला भाई, वो बंदे का पहले अटेम्प्ट में था कुछ 15 या 18 परसेंटाइल, ठीक है, या शायद सिंगल डिजिट में था परसेंटाइल, और उसने सेकंड अटेम्प्ट में मार दिया 96.1 या फिर 4 परसेंटाइल मार दिया। अब भाई उसको देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार। मैंने बोला यार मतलब कैसे कैसे किया यार तुमने। तो वो बंदा भी फ़नी आंसर दे रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि बेसिकली रीज़न क्या था, बट पता नहीं कैसे उस बंदे ने मार दिया 96.4 परसेंटाइल, ठीक है। यकीन ही नहीं हो रहा था, मतलब ना मुझे यकीन हो रहा है, ना मुकुल को यकीन हो रहा है, ना बाकियों को यकीन हो रहा है। एक बंदा बोला भाई यार सही से चेक कर यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मैंने बोला यार क्या कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस गिरेगा, ठीक है। तो भाई वो बंदे से मैं पूछ रहा हूँ कैसे लाए, तो उसने बोला भाई कुछ नहीं यार बस, ठीक है, एक बंदे का नाम जपते गए और फिर अपने आप आ गया। मैंने बोला अच्छा, तो प्रिपरेशन कैसे किए थे तुम? तो क्लास आते थे, होमवर्क भी नहीं करते थे, ये वो। मैंने ऐसा पूछा मतलब प्रिपरेशन कैसे किए थे, तो उसने बोला कुछ नहीं यार, लास्ट टाइम पे बस कभी कभी बुक उठा लेते थे। मैं बोला अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर किसमें? बोलता है मैथमेटिक्स में आए हैं, और दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला यार मैथमेटिक्स में हमारे नंबर नहीं आए, मेरे फिजिक्स में 57 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 43 मार्क्स थे, और मैथमेटिक्स में 19 ही नंबर रह गए थे आपके अटेम्प्ट में। तो मैथमेटिक्स में मेरा पिछले अटेम्प्ट में ज़्यादा था, केमिस्ट्री मेरा पिछले अटेम्प्ट के बराबर था, फिजिक्स बेसिकली मैंने इंप्रूव किया था। मेरा फिजिक्स में पिछले अटेम्प्ट में कुछ कितना था पिछले अटेम्प्ट में, कुछ 37 या 38 था, है ना। अब के अटेम्प्ट में मेरा आया है अब के अटेम्प्ट में मेरा 57 आया फिजिक्स में, तो मैंने फिजिक्स में इंप्रूव किया था, है ना, ऐसा सीन था। तो उसने बोला मैथ्स में लाया हूँ सबसे ज़्यादा मार्क्स 42-44। मैंने बोला यार 42-44 कैसे ला सकते हो मैथ्स में, पागल है क्या? बट ठीक है,
सच था तो सच था, पता नहीं, हो सकता है आजू बाजू में कोई कंप्यूटर वाला, मतलब आजू बाजू में हम लोग छाप सकते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। बाजू में कोई बंदा बैठा है, वो क्या आंसर मार रहा है मुझे दिखता है, यहाँ पे जो आंसर मार रहा है वो भी मुझे दिखता है। अब ऐसा कुछ सीन हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है मेहनत की हो, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा सीन था। तो 2-3 क्लास के लिए हम लोग गए जेईई एडवांस की, उसके बाद मूड हट गया, क्योंकि बंदे आते थे जीआरपी सॉल्व करते थे चले जाते थे, टीचर सारे जीआरपी सॉल्व कर रहे चले जा रहे, कुछ मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है उसका। इफेक्ट मतलब बेसिकली वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बेसिकली जीआरपी जैसे हमने सॉल्व कर ली तो जाने का मतलब नहीं है, और अगर हमने जीआरपी नहीं सॉल्व की है तो भी जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने जीआरपी सॉल्व ही नहीं किया तो वहाँ जाके करोगे क्या? 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, घर पे कर लो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अप्रैल तो खैर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट में गुजर गया, जेईई मेंस के दुख में गुजर गया, और ऐसा क्लास जाने में गुजर गया, ठीक है। अब मई आया, तो अब मई में क्या करना है भाई? तो अब देखो मई में हमारे जो पीजी था उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मतलब बेसिकली पीजी हमारा बिक गया था, दूसरे मकान मालिक के पास चला गया था। तो उन्होंने बोला यार देखो मुझे रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, तो हमने बोला जेईई एडवांस है 7 जून को, उसके बाद 4 जून को, उसके बाद करवा लीजिएगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मतलब पहले तो वो मान गए थे, बट बाद में उन्होंने बोला कि यार जेईई एडवांस के दौरान तो स्टूडेंट्स आने लगेंगे, तो अभी से अगर मैं खाली नहीं करूँगा तो स्टूडेंट्स का रखूँगा कहाँ? तो इसकी वजह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया मई में। तो पहले तो उन्होंने बोला रूम खाली कर दो। अब भाई मई में कौन रूम देगा 1 महीने के लिए? फिर इन्होंने 2-3 जगह पता किया तो मिला नहीं, फिर उन्होंने बोला पापा से बात करा दूंगा अगर कुछ और बोलेंगे। तो मैंने बोला रूम नहीं मिल रहा है, क्या करें? बोलते अच्छा ठीक है रूम शिफ्ट कर लो, फिलहाल वहीं पर रहो, जब मैं एक फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ तो पहले फ्लोर का जब अच्छे से हो जाए तो उधर आ जाना तुम। मैंने बोला अच्छा। तो इस दौरान दर्शिल जो था वो मेरा एक और दोस्त था, तो जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो मेरे पीजी में आया था। कोई मतलब नहीं था, उसने क्या सोचा कि मुकुल गया जैद के पास और जैद और मुकुल साथ में पढ़े, मुकुल का परसेंटाइल अच्छा आ गया, अभी मैं जाऊँगा और जैद और मुकुल के साथ पढ़ूंगा और परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा। सिर्फ सोचना था ये, ठीक है, क्योंकि यार देखो वो जोश नहीं रह गया था अब, ठीक है, मतलब बेसिकली अब जितना रिग्रेट क्या बोले अब यहाँ पे, ठीक है। तो जेईई एडवांस के लिए मैंने 3 बुक खरीदी, फिजिक्स गैलेक्सी की पीवाईक्यू बुक खरीदी मैंने, पीवाईक्यू एनालिसिस नाम वाली, और 37 या 38 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक मैंने खरीदी जेईई एडवांस फिजिक्स और जेईई एडवांस केमिस्ट्री की, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा टारगेट था जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करने का, ठीक है। तो मैंने पीवाईक्यू बुक खरीदी और मैंने पीवाईक्यू करना शुरू किया। जैसे फिजिक्स में मैंने यूनिट डायमेंशन कर लिया, काइनेमेटिक्स कर लिया, लॉज ऑफ मोशन कर लिया, ग्रेविटेशन भी कर लिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ चैप्टर्स कर लिया, मॉडर्न फिजिक्स में सारे कर लिया, मतलब एंड तक मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर लिया था। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सारे कर लिया, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आयोनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दो, उसके अलावा मैंने सारे कर लिया था। केमिकल काइनेटिक्स वगैरह का 38 ईयर्स का पीवाईक्यू मैंने पूरा कर लिया था। 38 नहीं यार, 1978 से था, 22 और 23, 45 ईयर्स, ठीक है। मैंने 45 ईयर्स पूरा कर लिया था। तो 45 ईयर्स का पीवाईक्यू मैंने खरीद रखा था। तो मुकुल और मैं साथ में करते थे, तो केमिस्ट्री का कर लिया मैंने, फिजिक्स का कर लिया कुछ पार्ट, मैथमेटिक्स में भी कर लिया, ठीक है। मैथमेटिक्स में बेसिकली ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कुछ लेवल पे कर लिया था। उसके अलावा अनअकैडमी पे निशांत बोरा का जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस वाला जो सीरीज़ आता था वो मैं देखा करता था, ठीक है। मतलब एक आधा लेक्चर देखता था, उससे क्या होता था कि मतलब रेदर देन गोइंग टू क्लास वो ज़्यादा बेटर था, है ना। तो अब मेरा डेली का टारगेट था, मतलब मैंने एक प्लानर बनाया, उसके बाद मैंने मुकुल को भी दिखाया वो और दर्शिल को भी दिखाया कि यार अगर हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू का, तो ऐसा करते करते हम लोग 15-16 मई तक सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर ले जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही एज अ मॉक टेस्ट हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो 2022 के पेपर्स मैंने देखे। अब देखो जेईई एडवांस का जो एक मिथ है ना कि आप एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। मतलब जेईई एडवांस में आप 40 नंबर या 30 नंबर तो ऐसे ही ला सकते हो, ठीक है। 30-40 नंबर आप अपनी बेसिक नॉलेज पे ला सकते हो अगर आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत है तो, ठीक है। मतलब कंसेप्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो 30 से 40 नंबर आप यूं ही ला सकते हो जेईई एडवांस में। अगर जेईई एडवांस 360 नंबर का हो रहा है तो, अगर 500 नंबर का हो रहा है तो आप 60-70 तक ला सकते हो, अगर 500 नंबर का हो रहा है, ठीक है। बट फिलहाल 360 नंबर का हम लोग मान के चलते हैं कि जेईई एडवांस 360 नंबर का होता है, जबकि फिक्स नहीं होता ये, ठीक है। तो अगर इतने नंबर का होता है तो आप लोग आराम से इतने मार्क्स तक ले आ सकते हो। कैसे ले आ सकते हो? क्योंकि इनमें क्या शॉर्ट है कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन जो कंसेप्ट पर आते हैं ना वो आसान होते हैं। मतलब वो कोई सिंपल सी चीज़ पूछ लेंगे, बट हाँ एक कंसेप्चुअल पावर वहाँ पे लगेगी आपकी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो भी आप 30 नंबर तक ला सकते हो, है ना। मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो 30 नंबर तक एडवांस में आराम से ला सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन आता है एडवांस में। तो मैंने 2022 के कुछ क्वेश्चन देखे, तो उसमें से मैंने मतलब जब 2022 का पेपर सॉल्व किया तो में से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, और लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन तो मैं खुद 2022 के एडवांस में करके आया था, तो दोबारा क्या ही करना था, है ना। खुद करके आया था मैं एडवांस में 2022 में यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन।
क्या मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ बड़ी बात नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, वेक्टर का एक क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन और सीक्वेंसेस सीरीज का एक क्वेश्चन में से ये एडवांस वाला हो गया था। ठीक है, फिर केमिस्ट्री में मतलब 2022 में नहीं, अभी हो गया था सैम्पल पेपर में। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में से फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हो गया था। बाकी ऑर्गेनिक में तो कुछ भी होने से रहा था, है ना। तो ऐसा सीन था मतलब। ठीक है, तो इतनी प्लानिंग थी हम लोगों की। तो प्लानिंग तो मतलब बेसिकली अब प्लानर मैंने दिखाया जब मुकुल को और दर्शिल को, तो मुकुल और दर्शिल ने बोला हाँ यार बहुत सही है, अब हम प्रिपेयर करेंगे इसको, है ना। फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन फिर से जोश डाउन हो गया। मतलब बेसिकली वो मोटिवेशन ही खो गया था। मतलब मैं एकदम डीमोटिवेट हो चुका था, मैं समझ चुका था जैसे कि अब मेरे से हो ही नहीं सकता। फिर भी कोशिश करता रहा और एट द एंड ऑफ द डे में से करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQ हो गए थे फिजिक्स में। मैकेनिक्स का लगभग सब कुछ हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हटा दो तो। ठीक है, फ्लूइड्स वगैरह का मैंने नहीं किया था। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मैंने छोड़ दिया था, मैंने बोला छोड़ो कुछ भी आएगा देख लेंगे। बेसिकली 2022 के जेईई एडवांस का पेपर में जो क्वालिफिकेशन था वो हो गया था 55 नंबर पे और OBC कैटेगरी को IIT मिल गई थी 60 नंबर पे। ठीक है, तो ऐसा था। तो मुझे बस IIT चाहिए था, मुझे चाहिए था कोई भी ब्रांच चलेगा। ठीक है, बस मुझे IIT मिलनी चाहिए, दैट्स इट, इतना ही मेरा टारगेट था। ठीक है, तो ऐसा सीन था 2022 में। तो मैंने 2022 का जब पेपर देखा तो मैंने बोला यार पेपर तो उतना डिफिकल्ट है नहीं, पेपर तो बड़ा सिंपल लग रहा है, बल्कि इससे डिफिकल्ट तो 2020 का पेपर था, 2019 का पेपर था, है ना। 2017 का पेपर सबसे ज़्यादा आसान था और 2024 का जो जेईई एडवांस है वो अगेन IIT गुवाहाटी ही बना रही है। ठीक है, और वो सबसे आसान बनाती है पेपर। गुवाहाटी या कोई और, IIT दिल्ली ना, हाँ पता नहीं। 2017 का जिसने भी पेपर बनाया था वही अब दोबारा 2024 का पेपर बना रही है। तो सबसे आसान पेपर जो जेईई का है एवर वो 2017 का था, मतलब जिसमें 128 नंबर पे भी बंदों को कुछ नहीं मिला। मतलब क्वालिफिकेशन भी शायद हुआ था कि पता नहीं। ठीक है, कुछ मिला नहीं था, लेकिन 128 नंबर पे भी 2017 में। आज के टाइम पे 128 ले आओ तो एडवांस में तुम्हारी 4-5 हज़ार रैंक आ जाएगी, है ना। तो 2022 को मैंने मद्देनज़र रखा। मैंने बोला यार 2022 में आखिर सीन क्या था, अगर पेपर सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और क्वेश्चंस मतलब उसमें ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आए थे कि यार अल्फा पार्टिकल इतना निकाल दिया, इतना बीटा पार्टिकल निकाल दिया, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा। मतलब मॉडर्न फिजिक्स के बड़े चिंदी क्वेश्चन थे। एक और डुअल नेचर ऑफ एटम का बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था। मतलब हमें इतना तो पता चल गया था कि सब्जेक्ट वाइज हम आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ओवरऑल क्वालिफाई करना हमारे लिए एक चैलेंज था। 6 नंबर पे क्वालिफिकेशन हो गई थी 2022 में, बट फिर भी मतलब मुझे इतना पता था कि मैं सब्जेक्ट वाइज आराम से क्वालिफाई कर ले जाऊँगा जेईई एडवांस में। ठीक है, ऐसा सीन था। तो भाई मतलब 2022 में फिर मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि यार 2022 में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स थे जिनका 11वीं 12वीं दोनों वेस्ट हुआ था मोस्टली। जैसे जो ड्रॉपर्स थे उनका 12वीं वेस्ट हुआ था, जो ड्रॉपर्स नहीं थे उनका 11वीं 12वीं दोनों वेस्ट हुआ था। तो ऐसे लोग जब जेईई एडवांस का पेपर देंगे तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं जाने वाला है ना। तो इसके वजह से जो मार्क्स वर्सेज रैंक था वो बहुत ही ज़्यादा हाई गया। कम मार्क्स पे ज़्यादा मार्क्स पे भी कम रैंक मिला। कम रैंक मतलब 68 रैंक, AIR1 है ना, 100 रैंक ऐसा। तो इसकी वजह से 2022 का पेपर जो था वो मुझे सिंपल लग रहा था, मॉडरेट लग रहा था। तुम खुद जब 2022 का पेपर एनालाइज करोगे ना तुम बोलोगे यार क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, क्यों ऐसा। मॉडरेट था, मतलब आसान भी नहीं बोल सकते, सिंपल भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। तो इस तरीके से मतलब जेईई एडवांस के लिए ठान रखा था। तो एट द एंड ऑफ द टाइम मतलब मैंने जेईई एडवांस के लिए ना GRP सॉल्व की LN की, ना ही कुछ और। मैंने सिर्फ PYQ किया, सिर्फ PYQ किया और सिर्फ PYQ किया। 45 ईयर्स की बुक थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। वो सॉल्व किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं बेसिकली केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। और दर्शिल के लिए मुझे बुरा लगता है आज भी कि यार वो बंदे के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब वो हमारे साथ नहीं था और जब वो हमारे साथ आया तब हम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। वो यही सोच के आया था कि यार मुकुल जैद के पास गया, अच्छा स्कोर आ गया, मैं भी वहीं पे जाता हूँ और आराम से पढ़ूंगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो कैसा अभी दिन मतलब शुरू होता था, एक चैप्टर का PYQ किया, जेईई एडवांस का ख़त्म हो जाता था। फिर मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो तो एकदम ही डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि पुष्पेंद्र वगैरह जो थे इनके जेईई मेंस में ही कम परसेंटाइल आए थे, तो मतलब ये एकदम से डिमोटिवेट हो गए थे। अभी दर्शिल जो था इसने कॉमेड के भी भर रखा था और एक और एग्ज़ाम उसने भर रखा था, बट वो कॉमेड के अलावा एक और पेपर होता है, ठीक है, कोई तो था यार, VIT के लिए जो पेपर होता है, ठीक है, बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ। VIT के लिए आप देख लो कौन सा पेपर होता है, ठीक है। तो वो उसने भर रखा था, तो उसने प्लान किया था कि भाई इस तरीके से मैं पेपर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली उसने जेईई मेंस में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जेईई एडवांस में भी ठीक ठीक किया, मतलब 40-40 नंबर आए थे। बट उसका कॉमेड के से बेंगलोर में अच्छा कॉलेज मिल गया, उसको VIT भी मिल रही थी। VIT में भी उसका 11,000 या 10,000 रैंक था, 10,000 रैंक उसका VIT में भी था, उसको VIT में मिली थी, बट VIT में फीस वगैरह ज़्यादा होती है, इसलिए उसने कॉमेड के से बेंगलोर जाना चुना, ठीक है, बेंगलोर के किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में वो, ठीक है। तो ऐसा सीन था।
तो उसके बाद क्या हुआ फिर, मतलब मेरा तो भाई मैं तो समझ गया था एनआईटी तो मेरी फिक्स है, कोई तो ब्रांच मिल ही जाएगी एनआईटी में, ठीक है। बट आईआईटी के लिए क्या करना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता था, छत पे जाता था यार, दुखी होता था, ठीक है। मतलब बेसिकली वो अब वो वाला दुख नहीं था जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये महीनों में था, वो वाला दुख तो नहीं था, लेकिन अब मतलब खुद से दुख होता था, मतलब एक्सटर्नल दुख टाइप था कि यार कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, है ना, आईआईटी नहीं हो पाएगा ये वो। तो पेपर देने जाते थे जेईई एडवांस का, उसमें आता था 30 नंबर 32 नंबर, तो एक दो पेपर भी छोड़ दिया जेईई एडवांस का, ठीक है। तो गलतियां मैं बताऊंगा सबसे आखिरी में, मैं अपनी सारी गलतियां बताऊंगा, आप उनको एनालाइज करके समझ लेना, ठीक है, ऐसा सीन था। तो बस समय बीतता गया और अप्रैल ख़त्म हो गया। अब अप्रैल के बाद मई में मैंने नीट का भी फॉर्म भरा था, तो मुझे नीट भी देने जाना था, ठीक है। तो भैया दोबारा से आए, भैया मुझे अगेन जयपुर लेकर गए, जयपुर में सेंटर लग गया था नीट का, तो मैं जयपुर गया और मेरे से गड़बड़ी ये हो गई कि मैं फुल टी शर्ट पहनकर चला गया, इसलिए मैंने नीट का एग्ज़ाम बनियान में दिया था, ठीक है, बनियान पहन के मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब भाई उन्होंने लिखा तो था कि भाई हाफ़ टी शर्ट पहन के आना है। अब मैंने जहाँ पे भी पढ़ा, जहाँ पे भी वीडियो चलाया, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि आप हाफ़ टी शर्ट पहन के जाइए, वरना आपकी तगड़ी चेकिंग हो जाएगी, आपको अंदर लेकर जाएंगे, आपको अच्छे से चेक करेंगे और फिर इसके बाद ही अलाउड करेंगे, तो चेकिंग से बचना है तो हाफ़ टी शर्ट पहन के जाइए। तो मेरे पास हाफ़ टी शर्ट था एलन का, लेकिन एलन पर वहाँ पर ये जो एलन लिखा हुआ है, पाथ टू सक्सेस लिखा हुआ है, वहाँ पर ये भी लिखा था कि प्लेन टी शर्ट पहन के जाइए। तो मैंने बोला यार नया टी शर्ट क्या खरीदना, और एलन के टी शर्ट पे पाथ टू सक्सेस लिखा हुआ है, कहीं इससे ना माइंड कर जाए कि यार ये सब लिखा हुआ हम तुम्हें अंदर ही नहीं जाने देंगे, तुम्हें उतारना पड़ेगा। तो प्लेन टी शर्ट चाहिए ना बिल्कुल उसने। तो मैंने बोला यार क्या करूँ अब, तो मैंने एक ब्लैक टी शर्ट है मेरे पास, तो मैंने पहन लिया, एकदम प्लेन है वो, पहन कर चल दिया मैं। अब वहाँ पे पहुँचते ही वो लोग उतरवाने लगे, उन लोग बोले कि भैया तो आप ये कटवा लो या तो फिर आप उतरवा लो, ठीक है। तो बेसिकली मैं उस टी शर्ट को ख़राब नहीं करना चाहता था, मैंने बोला ठीक है बनियान में दे देंगे। टीचर ने बोला आप कटवाओ मत, मैंने मतलब पहले बोला कि आप कट कर दीजिए, तो उन्होंने बोला तुम कटवाओ मत, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर हैं, ठीक है। तो मैं भी मस्त एकदम स्टाइल में आ गया, तो टी शर्ट मैंने निकाल दी, बनियान पहन के अंदर गया, तो देखा सिर्फ मैं अकेला ही ऐसा था, ठीक है। गया मस्त पेपर लिखा, 2 घंटे में पूरा पेपर लिख दिया। फिजिक्स बहुत आसान थी, बहुत तगड़ी गई फिजिक्स, केमिस्ट्री ठीक ठीक गई और बायोलॉजी ठीक ठीक गई, ठीक है। अब इसके बाद भाई बंदे बोल रहे हैं कि यार क्या शॉट है ये, ऐसे कैसे, मैं बोला यार मैं जेईई एस्पिरेंट हूँ पहली बात, ठीक है। मतलब मैंने बंदे से पूछा और मेडिकल कॉलेज फिक्स, तो बंदे ने मुझसे बोला अरे भैया मेडिकल कॉलेज कहाँ अभी मिलेगा, अभी तो एक और ड्रॉप लेना है। मैं से बोला आपका तो फिक्स ही है, बोला हाँ हमारा फिक्स है, लेकिन हमारा एनआईटी फिक्स है, जेईई एस्पिरेंट हूँ। बंदा शौक, और 2-3 लोग और सुन लिए, लोग और शौक। अब बात चलने लगी क्लास में, यार जेईई एस्पिरेंट आया है। आया तो आया, बनियान में आया है, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो उसके बाद मैंने मतलब जब कॉलेज से निकला तो तुरंत मैंने टी शर्ट डाली। भैया बाहर पूछ रहे थे कि मतलब तूने उतारा था या क्या था, मैंने बोला भैया उतार दिया था, टी शर्ट ख़राब नहीं करना चाहता था, और टीचर भी ऐसे ही बोल रही थी। तो भैया बोले अरे यार कटवा लिया होता, मैंने बोला गड़बड़ लगता, अभी यहाँ से फिर कोटा भी जाना है ना, तो रास्ते में कैसा लगता, मतलब यहाँ से कटा हुआ है, झूल रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से मार पीट करके आए, तो इसकी वजह से सीन था। तो नीट का पेपर मेरा ठीक ठीक गया था। मैंने मतलब इतना सोचा था कि यार 300 पार हो जाए नीट के पेपर में, कैसा 360 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो मैंने सोचा 300 पार हो जाए, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी फिजिक्स केमिस्ट्री की 300 पार हो जाए, ठीक है। तो मतलब मैं देकर आया और फिर उसके बाद पेपर वगैरह मैंने रीचेक नहीं किया, रिस्पॉन्स शीट वगैरह पे नहीं देखा, मैंने बोला जो होगा रिजल्ट में देखेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो ठीक है, फिर नीट का तो फिर ऐसे ही ख़त्म हो गया वो तो एक दिन के लिए। अब मैं जब लौटा नीट से तो फिर मुझे पता चला कि मुकुल जो है वो 15 मई को घर जा रहा है जयपुर। तो मुकुल से मैंने बोला कि यार मतलब बेसिकली मैं तो सोच रहा था कि जयपुर जाना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कोटा में रह के वो पढ़ नहीं पा रहा था, और कंस्ट्रक्शन का काम जब से शुरू हुआ था थोड़ा सा हमारा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नीचे हल्ला हो रहा है, ठीक है। वो तो चलो ठीक है। हमसे ओनर ने बोला कि तुम एलन चले जाना पढ़ने, तो मैंने बोला यार एलन में पढ़ने की आदत ही नहीं। एक बार मैं गया था एलन में पढ़ने, जब मैं बहुत दुखी चल रहा था, अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक है। मैं गया था एक बार एलन में पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ पाया था, एकदम मूड ख़राब हो गया था उस दिन मेरा, ना कुछ सॉल्व हुआ ना कुछ पढ़ पाया, ठीक है। मतलब वहाँ पे अलग ही वाइब थी। मैंने बोला यार इससे अच्छा मैं रूम में पढ़ूंगा, रूम में मतलब गाना चला के मूवी चला के मैं पढ़ लूँ, बहुत अच्छा है मेरे लिए वो, लेकिन मैं वहाँ जाके उस शांति में पढ़ूँ वो नहीं हो पाता मेरे से। मतलब वहाँ पे जो पंखे की आवाज़ थी और जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, पता नहीं क्यों। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे स्ट्रेस की फीलिंग्स, स्ट्रेस की तरंगे छोड़ रहे थे इसीलिए, ठीक है। मतलब बहुत गड़बड़ लगा मुझे, इसलिए मैंने बोला ना यार मेरे से ना हो पाएगा यहाँ पे पढ़ाई, ठीक है। तो मतलब मैंने वहाँ पे पढ़ने का प्लान फिर कैंसिल किया और कभी गया नहीं मैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मतलब जैसे मैं डिमोटिवेट हो चुका था, तो मुकुल नहीं पढ़ पा रहा था, या मुकुल होप लूज़ कर चुका था, तो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। मतलब बेसिकली हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे, मैं और मुकुल, ठीक है। दरअसल तो चलो ठीक है, वो तो बीच का बंदा था, वो तो पढ़ ही लेता था, ठीक है। मैं बोलता था यार तुम पढ़ते रहो, हमारे चक्कर में मत रहो। तो जैसे अभी मैं मतलब डिमोटिवेटेड था और मुकुल का टारगेट कंप्लीट हो गया था, तो मुकुल लूज़ पड़ गया था। तो फिर मतलब ऐसा पता चला कि 15 मई को मुकुल जा रहा है। अब 4 जून को एडवांस था, तो रुकने का भी कोई मतलब नहीं था, तो 15 मई को फिर मुकुल चला गया।
तो उसके बाद फिर मतलब कुछ ही टाइम में 15 मई के बाद मतलब हमारा तो कंटिन्यू चल रहा था, वही चल रहा था, एक आधा दिन बैठ रहे हैं, एक चैप्टर PYQ का सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से फिर मुकुल चला गया और मुकुल और मैंने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई थी। कुछ मेमोरीज़ आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सीन था फिर यार, मतलब मुकुल के जाने पे दुख काफ़ी हुआ यार, बट ठीक है, कुछ टाइम में मैं भी तो जाने ही वाला था, है ना। मतलब बेसिकली मेरा ऐसा प्लान था कि अगर सेंटर कोटा आ गया तो रुकूंगा, अगर सेंटर जयपुर आ गया तो मैं दिल्ली चले जाऊंगा, ठीक है। तो भैया थे एक्चुअली दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में जाके मैं फिर जयपुर चले जाता वहाँ से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत परेशान कर रहा था। तो वही चल रहा था यार, 2 दिन में कोई एक चैप्टर का जे एडवांस का PYQ हो जा रहा है, क्योंकि एक चैप्टर में कुछ 40-50 PYQ रहते थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ 100 PYQs रहते थे। तो एक दिन में 50, दूसरे दिन में 50, ऐसा सीन था। प्रीवियस ईयर्स वाले मतलब जो 1978 से 2000 तक वाले थे वो तो बड़े चिंदी रहते थे, ऐसे ही हो जाते थे देख देख के ही, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट PYQs थे वो 30 से लेके 35 ही थे जे एडवांस में हर चैप्टर में, ठीक है। तो उनमें टाइम लगता था, बट हाँ उतना नहीं लगता था। 2 दिन में एक चैप्टर का PYQ होता था। तो मेहनत तो देखो जे एडवांस के लिए भी की है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, लेकिन मजबूर थे ना। जैसे मतलब ये वैसा सीन था कि जैसे तुम्हारे हाथ काट दिए जाएं और फिर तुम्हारे सामने कुछ टारगेट रख दिया जाए, ठीक है, मतलब कुछ तुम्हें दे दिया जाए और बोला जाए इसे पकड़ के उठा लो। कैसे उठाओगे? पैर से? अरे यार जोक मत लाया करो यार, सीरियस बात है। समझ लो तुम्हारे मतलब हाथ पैर काट दिए जाए और फिर तुमसे बोला जाए कि चलो अब इसे पकड़ के दिखाओ, नहीं कर सकते ना, मुँह से पकड़ो। अरे यार तुम सीरियस इशू बता रहा हूँ यार, मतलब उस समय की फीलिंग कैसी थी समझ रहे हो तुम? एकदम लाचार महसूस कर रहा था मैं खुद को, ठीक है, कि मतलब सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, मुझे पता है मैं अचीव कर सकता था ये टारगेट, बट अब इतना समय जा चुका है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे एक बैग सब कुछ रिवाइंड होने लगता था बार बार कि यार जून जुलाई अगस्त के महीने में इतना परेशान हुआ, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में कितना परेशान हुआ, जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना परेशान हुआ। फिर गुस्सा आता था एलएन के सिस्टम के ऊपर कि यार इन्होंने सिलेबस क्यों नहीं करवाया, है ना। जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो अपना कर ही लिया, बट हमारा क्या यार, हमें तो कुछ नहीं आता था, हमारे लिए तो सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए था, थोड़ा बेहतर प्लान करना चाहिए था, बट क्या फ़ायदा, कितना भी गुस्सा कर ले कुछ नहीं हो पा, है ना। अब हुआ ऐसा कि यार 2 दिन में एक चैप्टर कर रहे थे तो ऐसा सीन था। फिर हुआ ऐसा कि यार 20 मई या 19 मई को मैं पड़ गया बहुत ही तगड़ा बीमार, मतलब मुझे लूज मोशन शुरू हुआ, ठीक है। और लूज मोशन जब मेरा शुरू हुआ तो उसके बाद फिर मतलब वो बेसिकली लूज मोशन शुरू होने का 2 कारण था। एक कारण टेंशन, ओवर थिंकिंग, क्योंकि अब मैं जान चुका था जे एडवांस में मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था इसको लेकर। और दूसरा कारण था रूम ओनर, मतलब रूम ओनर नहीं, बेसिकली रेनोवेशन जो चल रहा था रूम में, उस रेनोवेशन में जो पेंट की बदबू थी और जो सीमेंट वगैरह काम की जो बदबू थी और जो हेलोसिनेशन होता है, जैसे आपके घर पे अगर कभी रिपेयरिंग हो, कभी आपका घर मतलब रेनोवेट हो, तो आप घर को जब अपने आप घर को देखोगे ना, तो जब घर कच्चा रहता है, जब घर बनता रहता है, तो उसे देख के मतलब एक अजीब सा लगता है। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है, ये क्यों रेनोवेशन हो रहा है। उसके अलावा जब पेंट वेंट चल रहा है उसकी बदबू जो होती है, तो ये सब देख के थोड़ा सा दिमाग पे मेरे असर जाता है। मेरे घर पे भी इवन जब रेनोवेशन का वर्क चलता था मुंबई में, तो मैं बहुत परेशान रहता था, इवन उल्टियाँ हो जाती थी, बीमार रहता था मैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ ना होता हो, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब जब भी रेनोवेशन वगैरह का काम देखता हूँ, कच्चे घर देखता हूँ या फिर कच्चे घर मतलब जो घर बन रहा है अभी, ठीक है, ईंट वीट लग रही है, अब नीचे वही चल रहा था, ईंट लग रही है, पानी पूरा रखा हुआ है, मतलब हालात ख़राब है, वॉशरूम जा रहे हैं तो भाई एकदम सीमेंट वगैरह बिछा हुआ है, जहाँ हम लोग वॉक किया करते थे वो सब पूरा अब एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया, ईंट रखी हुई है, पत्थर रखे हुए हैं, सीमेंट रखा हुआ है। छत पे जाते थे तो पानी आना बंद हो जाता था बीच बीच में, है ना। छत पे जाते थे, फिर छत पे तगड़ी धूप थी क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो ऐसा सीन था। तो फिर इतना प्रेशर पड़ने से ना, दिमाग के प्रेशर के कारण मेरे को लूज मोशन शुरू हुआ। अब चलो एक दिन लूज मोशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन भी लूज मोशन कंटिन्यू हुआ, और दूसरे दिन जब रात के 12 बज गए और लूज मोशन नहीं रुक रहा था और मेरे को उल्टी हो गई, ठीक है। मैंने बेसिकली 2 केले खाए थे, मतलब मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने 4 केले खाए थे और 2 ओरियो खाया था, सॉरी ओरियो नहीं, 2 ओरियो का बिस्किट, ठीक है, 2 ओरियो का बिस्किट मतलब समझते हो ना, 2 पैकेट नहीं, 1 पैकेट का 2 बिस्किट मैंने खाया था। और इसके अलावा मैंने एक 5 स्टार खाया था, ठीक है। अब 5 स्टार हो सकता है गलती हो क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता शायद, चॉकलेट है ना। तो 2 दिन में मैंने 4 खेला, 2 बिस्किट और 1 5 स्टार खाया था, 2 दिन में इतना ही खाया था। इसके अलावा कोकोनट खाया था, ठीक है, इतना ही खाया था मैंने। और बस उसके बाद फिर क्या हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, टिफ़िन आ रही है ऐसे ही जा रही है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ टिफ़िन से, मतलब टिफ़िन भी इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। अप्रैल के महीने से टिफ़िन में इन्होंने कुछ भी देना शुरू कर दिया था। शाम का खाना अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अच्छा आता था, पहले शाम का खाना 7 दिन अच्छा होता था और दोपहर का खाना 2 दिन खराब होता था, 5 दिन अच्छा होता था। खराब भी मतलब भिंडी आ गई है तो मैं नहीं खाता, तो मैं दाल से खा लेता था,
ठीक है। बट दोपहर का खाना इन्होंने अब डेली ख़राब कर दिया था और शाम का खाना सिर्फ 2 दिन अच्छा था, मतलब उल्टा ही कर दिया था इन्होंने, समझ रहे हो। तो उसके कारण दोपहर को मैं खाना ठीक से नहीं खा पाता था। तो भाई क्या ही सीन है, मतलब इसके अलावा फिर यार मैं क्या करता, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और खाने की प्रॉब्लम, रिनोवेशन की प्रॉब्लम, एग्ज़ाम का टेंशन, इन सभी के कारण मुझे शुरू हुआ लूज़ मोशन, दिमाग के प्रेशर के कारण। और एक बार लूज़ मोशन शुरू हुआ फिर वो रुका नहीं, रात के 12 बजे उल्टी भी हो गई। तो फिर मैं हार गया, मैंने बोला यार चल अब चलते हैं हॉस्पिटल। दर्शिल था तो दर्शिल ने उस समय मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। मैं गया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में मेरे को डायरेक्ट एडमिट कर दिया वहाँ पे। तो मैं एडमिट हो गया और मतलब ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ा। और फिर उसके बाद मतलब भैया ने बोला कि मैं चला रहा हूँ। पापा मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बोलते हैं आंखों के सामने भी नहीं है, तुझे क्या हो रहा है, इतना परेशान है। मम्मी रोने लगी, है ना। या तो भाई सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे बुखार चढ़ गया था एक्चुअली 102 डिग्री का, और ब्लड प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला यार ऐसे हालात में तो कोई चल के भी नहीं आता है, तो चल के आया है क्या है। मैंने बोला क्योंकि मैं मेंटली बीमार हूँ। अगर मेरे को फिजिकली सही में कोई बीमारी होती ना तो सही में मैं चल के वहाँ तक नहीं जा सकता जो हालात थे। 102 डिग्री बुखार और ब्लड प्रेशर एकदम डाउन, ठीक है। वैसे हालात में ज़्यादातर केसेस में क्या बेहोश हो जाते हैं और फिर ऐसे ही एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाते हैं ना। लेकिन मैं चल के गया मस्त, वो भी चड्डे और एलन की ड्रेस में मस्त मैं चल के गया, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला अरे वो तो चल के आया, पता नहीं कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब ये ऐसे ही बोल रहे थे उन लोग। तो उधर से डॉक्टर ने भैया से बात की, भैया भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, तो वो बात कर रहे थे दोनों। तो भैया बोल रहे थे कि देखो दवा ववा दे के छोड़ दो, बोलते अरे वो टेढ़ा हो गया उल्टी कर करके एडमिट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो भैया ने बोला अच्छा ठीक है एडमिट करिए, मैं कल आता हूँ। तो एडमिट किया उन्होंने और रात भर मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया और फिर रात के 1 या 2 बजे उन्होंने डिस्चार्ज किया। तो उन्होंने बोला रुक जा, चाहिए तो हॉस्पिटल में रुक सकता है। बोला नहीं मैं पीजी में जाता हूँ। तो दर्शिल को बुलाया मैंने और फिर मैं पीजी में आया। दर्शिल ने बहुत ही ज़्यादा उस समय हेल्प की, मैं थैंकफुल हूँ आज भी दर्शिल का। और उसके बाद मैं पीजी में आया और आराम किया मैंने। और अगले दिन फिर मतलब पूरा दिन मैंने ऐसे ही बिताया, दवा ववा खाया, खाना वाना अगले दिन भी नहीं खा पाया। और पैकिंग वगैरह मैंने कर ली क्योंकि भैया बोले चल मैं तुझे डेली लेकर आ रहा हूँ, अब सेंटर चाहे जहाँ लगे, कोटा लगेगा तो ठीक है मैं कोटा लेके तुझे दोबारा आ जाऊँगा। मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। तो मतलब घर भर का रेंट वगैरह दे दिया, मेस वगैरह का रेंट दे दिया, फाइनल हो गया कि हम लोग जा रहे हैं। पैक वगैरह मैंने सामान कर लिया। इसके अलावा हम लोग छत पे कभी कभी क्रिकेट खेलते थे, जैसे वो सिल्वर फॉइल जो होती है उसको लपेट के हम लोग बॉल बना लेते थे और बॉटल का बैट बना लेते थे या फिर बुक से बैट बना लेते थे, बुक का बैट बना लेते थे और इससे हम लोग बैट बॉल खेला करते थे। यहाँ पे हॉस्टल में भी होता है बॉटल क्रिकेट टूर्नामेंट, आप लोग ये साइड में डीपी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ही ये लॉन्च किया है यहाँ पे और वहाँ पे भी हम लोग खेला करते थे, मैं मुकुल और दर्शिल। मुकुल के जाने के बाद तो नहीं खेला कभी, लेकिन पहले खेला करते थे, ठीक है। कभी कभी पुष्पेंद्र आ गया पीजी पे तो मैं दर्शिल और पुष्पेंद्र खेल लेते थे। तो ये सब हमारे फन करने का तरीका था, बाकी और कोई नहीं था। आईपीएल के टाइम पे हम लोगों ने आईपीएल भी देखा, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बेसिकली मैं सिर्फ सीएसके का मैच देखता था, उन लोग सबके देखते थे, ठीक है। तो फिर भैया आए और भैया जब आए तो भैया को पता था ये मेंटली बीमार है, इसको कुछ हुआ है नहीं, ठीक है। तो भैया ने बोला और बता समोसे में से खाएगा। मैंने बोला अरे मेरा मन उठ गया समोसों से, मुझे पता है पेट वेट खराब हो जाएगा। तो भाई पेट मेरा ख़राब ही था अब भी, ठीक है। और भैया मुझे लेकर गए दिल्ली, ठीक है। तो मैं दिल्ली में गया और फिर उसके बाद दीदी के यहाँ गया, ठीक है। तो दीदी के यहाँ जब मैं गया तो पहली बार मेरे को चैन की नींद आई। 1 साल बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा चैन की नींद आई, ठीक है। और मैं बहुत ही ज़्यादा चैन से सोया। रात के 12 बजे पहुंचा, हालात एकदम बुरे, एकदम पतला स्केलेटन जैसा हो गया था मैं, ठीक है। तो ऐसे हालात थे उस समय। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो दीदी ने बोला कैसी हालात कर लिए तूने अपने, है ना। तो मैंने बोला अरे अब हो गया है क्या कर सकते हैं। तो पहुंचा मैं, तो उसके बाद पहली बार मैं लाइफ में बहुत ही अच्छे से सोया, सुबह उठा चाय वाय पिया, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच के मैंने खाना भी फ़िलहाल अच्छे से खाया और फिर उसके 1 दिन बाद सब कुछ सही हो गया, पेट वगैरह सही हो गया, उल्टी वगैरह ठीक हो गई। और अब मेरे पास एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे थे, 24 मई हो ही गया था, लगभग 10 दिन था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब देखो यहाँ पे PYQ तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लेक्चर्स देख लेता हूँ, वो जेईई एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लेक्चर देख लेता हूँ। बाकी मेरे पास जो प्रीवियस नॉलेज है मुझे पता है मैं उससे पेपर अच्छा ही दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे इतना तो पता था कि हो सकता है मेरी अच्छी रैंक ना एडवांस में, हो सकता है मेरा एडवांस अच्छा ना जाए, लेकिन कम से कम मुझे क्वालिफाई तो करना है एडवांस में, ठीक है। इतना टारगेट था। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, एडमिट कार्ड में मेरा जयपुर सेंटर आता है थैंकफुली, वरना एक रिग्रेट होता है कि यार अभी अभी कोटा से गए दोबारा कोटा आए, है ना। तो थैंकफुली मेरा सेंटर जयपुर आता है। तो जयपुर में हम लोग 5वीं बार जाते हैं, 5वीं बार मैं और भैया जयपुर में गए। मतलब इतने बार तो मैंने शायद मुंबई भी नहीं ट्रैवल किया होगा उस कोटा टाइम पे, जितना बार मैंने जयपुर ट्रैवल कर लिया। सबसे पहले गए थे 2022 का जेईई एडवांस देने, फिर गए 2023 का पहला जेईई मेंस अटेम्प्ट देने, सॉरी दूसरा जेईई मेंस अटेम्प्ट देने, फिर देने गए नीट, फिर देने गए जेईई एडवांस। तो 4 बार बेसिकली हम लोग गए। तो चौथी बार जयपुर के लिए हम लोग रवाना हुए दिल्ली से और जयपुर पहुँचे। तो अगेन फिर से हम लोग, मैंने मतलब अब की बार लेट पहुँचे थे, लेकिन अब की बार हम लोगों को प्रॉपर एक होटल मिल गया था, ठीक है। तो होटल में हम लोगों ने आराम किया। फिर अब
सुबह सुबह गए सेंटर पे, पेपर दिया। पहले पेपर में बहुत सारे आसान क्वेश्चन आए फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स का जे एडवांस का पेपर अच्छा गया, केमिस्ट्री भी अच्छा गया, मैथ्स भी अच्छा गया। बट पहले पेपर में जो केमिस्ट्री था वो गड़बड़ था। मैं समझ गया कि यार सेकंड पेपर में अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो केमिस्ट्री में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। फिलहाल सेकंड पेपर में कुछ आसान क्वेश्चन आ गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह के, तो वो मैंने कर दिया। और फिर उसके बाद मेरा फाइनली जे एडवांस का पेपर ख़त्म हुआ। ठीक है, ब्रेक के दौरान मतलब दाल चावल खा लिया था नॉर्मली, और कुछ नहीं खाया क्योंकि पेट गड़बड़ हो सकता था, है ना। तो ऐसा सीन था। फिर फाइनली 4 जून को मेरा पूरा जेई का सफ़र ख़त्म होता है। यहाँ पर मेरी जेई जर्नी पूरी तरीके से ख़त्म होती है। ठीक है, तो जो कुछ भी लाइफ में झेला था, जो कुछ भी लाइफ में सफ़र किया था, वो सब कुछ याद आने लगता है लाइन से जब मैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचता हूँ। जब मैं कोटा जेई एडवांस के सेंटर से जब मैं बाहर निकलता हूँ जेई एडवांस देकर, तो वहाँ पर मुझे लाइन से सारी चीज़ें याद आने लगती है जो कुछ भी मैंने झेला था। ठीक है, वो रात को एक बैग नींद खुलना, वो दीवार पे फ्रस्ट्रेशन में हाथ मारना, ठीक है, वो मतलब नींद ना आना, वो पसीना पसीना हो जाना दोपहर में, मतलब लाइन से सारी चीज़ें मेरे दिमाग के आगे आने लगी। फिर अच्छी मेमोरीज़ भी आई। अच्छी मेमोरीज़ मतलब जो मैंने मुकुल के साथ बिताई थी, है ना, छत पे जाना, क्रिकेट खेलना, बातें करना, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करना, मज़े लेना, दरअसल के मज़े लेना, है ना। तो ऐसे मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ फिर याद आने लगी कोटा की। फिर इसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा 4 जून को वापस, है ना, रात को पहुंचा। और फिर प्लान ऐसा था कि भाई 6 या 7 जून को मैं मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। और 6 या 7 जून को मैं मुंबई के लिए निकला और 8 या 9 जून को जे एडवांस की आंसर की आई। तो यहाँ पे मैंने मिलाया
तो मिलाने के अनुसार मेरे नंबर आ रहे थे 59। ठीक है, तो मुझे लगा यार क्वालिफाई तो आराम से हो जाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जेई एडवांस जैसा आया था वैसा इस साल भी जेई एडवांस आया है। तो 55 नंबर पे लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन हुआ, तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाएगा, तो 60 तो मेरा आ ही जाएगा। फिर जेई एडवांस का रिज़ल्ट आता है और आता है मेरा 61 मार्क्स, और यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। क्वालिफिकेशन मार्क्स अब की बार 60, 65, 70 नहीं, 75 नहीं, 77 चला गया था। जनरल के लिए 84। तो बेसिकली पेपर आसान नहीं था, पेपर तो मॉडरेट ही था, पेपर जैसा जेई एडवांस का होता है वैसा ही था। 2022 से हो सकता है 5% आसान हो, ठीक है, बट उतना आसान नहीं था कि कट ऑफ 77 मार्क्स चली है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये थी कि 2022 के जेई एडवांस में स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे 1,40,000। 2023 के एडवांस में स्टूडेंट्स अपीयर हुए 1,80,000। 40,000 ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए। जेई मेंस में स्टूडेंट्स अपीयर हुए 11 लाख जेई मेंस के, ठीक है, और 2022 में अपीयर हुए थे 8 लाख। तो 2022 में 8 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, 2023 में 11 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। कॉम्पिटिशन बढ़ा था, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे थे जो कोरोना के कारण अपना बेस्ट दे नहीं पाए थे, तो वो अपना बेस्ट देने के लिए दोबारा से प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ा था। ठीक है, वरना इतना तो श्योर था मैं कि यार क्वालिफाई हो जाऊंगा, क्योंकि 2019 में क्वालिफिकेशन मार्क्स 2021 में क्वालिफिकेशन मार्क्स शायद 60 था, ठीक है, और 2020 में क्वालिफिकेशन मार्क्स 55 था, 2022 में क्वालिफिकेशन मार्क्स 55 था। तो मुझे इतना लगा कि यार 60 नंबर पे क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगा, और कहीं गलती से बोनस हो गया, बोनस तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा था कहीं गलती से 6-7 नंबर बोनस हो गया तो 66-62 आ जाएगा आराम से। फिर हो सकता है आईआईटी में एनवायरमेंटल ब्रांच या फिर बायोटेक इंजीनियरिंग, कुछ भी ओशन इंजीनियरिंग कुछ भी मिल जाए मुझे, माइनिंग चलेगा, बस मुझे आईआईटी का टैग चाहिए, इतनी इच्छा थी मेरी। ठीक है, तो ये एडवांस इस तरीके से ख़त्म हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे ऐसा रिजल्ट आया। मुंबई गया, घर वालों के साथ रहा थोड़ा टाइम, और उसके बाद फिर मैंने चैनल पर वापसी की 18 जून को, और फिर आप लोगों के लिए मैथ वगैरह के कंटेंट लेकर आया, और अभी वो जर्नी चल रही है। जो समय काउंसलिंग करवाई, मैं श्योर था कि भोपाल में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, मैनिट भोपाल में, एनआईटी भोपाल में, तो इसके कारण मैंने नागपुर का सिविल वगैरह इसमें नहीं डाला, बट सैडली एनआईटी भोपाल का मुझे सिविल ना मिलके मेटलर्जी मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं और मुकुल दोनों ही मेटलर्जी में, वो जयपुर में, मैं भोपाल में, तो ऐसा सीन चल रहा है। तो इस तरीके से मेरी कोटा की जो जर्नी थी वो ख़त्म हुई। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मुझे पता है 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। कहानी है क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके पीछे 3 लोगों की गलती है। सबसे पहली मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती मेरी है। उसके बाद किसी की गलती है तो वो मेरे इंस्टीट्यूट की है। उसके बाद अगर किसी की गलती है तो वो सिस्टम की है, मैनेजमेंट की है, दैट इज़ एनटीए की। सबसे पहले छोटी छोटी गलतियों की बात करते तो सबसे छोटी गलती है एनटीए की। एनटीए ने 6 महीने के अंदर जेईई मेंस का पेपर ले लिया, और जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी उन्होंने अप्रैल के स्टार्टिंग में ले लिया। बेस्ट टाइम टेबल यही था कि भाई तुम जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट लो अप्रैल में, सेकंड अटेम्प्ट लो मई में, और जुलाई में ले लो जेईई एडवांस, क्योंकि लास्ट टाइम जेईई एडवांस हुआ था अगस्त के एंडिंग में, मतलब बेसिकली सितंबर में। ठीक है, और तो अब की बार तुम जून में ही कैसे ले सकते हो, 2 महीना पीछे कैसे आ सकते हो? आना ही है, 1-1 महीना करके पीछे आ जाओ। और पिछले बार जून में हुआ था जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट, तुम अब की बार जनवरी में ही पहला अटेम्प्ट कैसे ले सकते हो यार? जून से जनवरी, समझ रहे हो, 5 महीना पहले ले लिया तुमने। समय कितना मिला? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का समय दिया तुमने प्रिपरेशन के लिए। तो वो उनके लिए तो ठीक है जो प्रॉपर ड्रॉपर्स है, जिनको मतलब अच्छी खासी नॉलेज है, उनके लिए तो ठीक है, बट हम जैसे होगा क्या? तो ये पहली गलती थी एनटीए की, छोटी गलती थी, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर मेरी गलती नहीं होती तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 94.8 जब आया, तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैं 97 तक जा सकता था। ठीक है, अब दूसरी जो गलती है वो एलएन की है। एलएन में ब्रजेश महेश्वरी सर को पता था कि पहला अटेम्प्ट जून में होगा, तो उन्हें सभी टीचर्स को वार्न करना चाहिए था कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाना है, तुम्हें छुट्टियां नहीं लेनी है, तुम्हें हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, और बच्चे को जल्दी से जल्दी सिलेबस करा के देना है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार पहला अटेम्प्ट जनवरी में होगा। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बोला, मैं भविष्यवाणी करता हूँ पहला अटेम्प्ट आपका 22 जनवरी से 30 जनवरी होगा, और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल होगा। तो भाई अगर वो इतना भविष्यवाणी कर ले रहे हैं, तो फिर जनवरी में उन्हें पता है पेपर होने वाला है, तो फिर वो अपने सिस्टम को समझाना चाहिए था उन्हें कि जल्दी से जल्दी पेपर करा दो। ठीक है, अब ये दूसरी गलती थी सिस्टम की। अब जो सबसे बड़ी गलती है और जो मेरी गलती है, गलतियाँ बेसिकली जो मैंने की, गलतियों में सबसे पहली गलती ये है
कंसिस्टेंट नहीं था मैं। ठीक है, पहली गलती है मेरी कंसिस्टेंसी की। दूसरी गलती है रैंडमनेस। मेरा कोटा में कोई टाइम टेबल नहीं बना कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए, मुझे इतने घंटे ये पढ़ना चाहिए, पहले ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। मेरा टाइम टेबल बना ही नहीं। टाइम टेबल हम बनाते नहीं है, टाइम टेबल बनता है। ठीक है, टाइम टेबल हम बनाते थोड़ी है कि इस समय मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, इस समय मैं मैथ्स पढ़ूंगा ना। मैं इस समय फिजिक्स पढ़ता हूँ तो ये मेरा टाइम टेबल है। मेरा टाइम टेबल ये है इसलिए मैं इस समय फिजिक्स पढ़ूंगा नहीं, मैं इस समय फिजिक्स पढ़ता हूँ इसलिए मेरा टाइम टेबल है। तो वो चीज़ नहीं कर पाया मैं, ये मेरी दूसरी गलती थी। रैंडमनेस, टाइम टेबल कभी नहीं बना मेरा। तीसरी गलती मैं ये मानता हूँ कि मॉक टेस्ट देने की जगह पे मुझे कंसेप्ट पर ध्यान देना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, चौथी गलती ये है कि भाई कुछ चैप्टर्स में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह वाले चैप्टर हो गए, तो इनमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि इसमें मेरा कुछ गलत नहीं हुआ था जेईई मेंस में, उल्टा सही ही करके आया था मैं। ठीक है, बट इसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था यार, कि जैसे सुमित मुझसे बोलता था यार वो चैप्टर तो बहुत आसान है, तुझे हार्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया। मुझे लगता था यार मैं कैसे ट्राई करूँ, ये तो हार्ड है। और तुम्हें पता है मैंने जनवरी में जब ट्राई किया तो उसके सारे क्वेश्चंस मुझसे बनने लगे। इवन जेईई एडवांस का भी पीवाईक्यू मैं बना के आया था, समझ रहे हो? तो कभी मैंने ट्राई नहीं किया, तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रेशर, जो मैं प्रेशर खुद पर लेता रहा। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। तो गाइस मैं अपनी गलतियों को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये सारी मुझसे गलतियाँ हुई। और अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। इसके अलावा जो नीट का मेरा रिजल्ट था वो भी बता देता हूँ। नीट में मेरे 248 मार्क्स आए, 97 परसेंटाइल फिजिक्स में था, 83 या 84 केमिस्ट्री में था। साइड में आप देख सकते हो जो भी था। बायो में कुछ 31 या 32 परसेंटाइल था। ठीक है, तो वो तो ठीक है, चलो 250 के करीब है 300 प्लस सोचा था, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो कुछ सवालों पे आते हैं। सबसे मेन सवाल क्या होता है, क्या एक साल में जेईई हो सकता है? जेईई 10 महीने में हो सकता है। मैं लिख के देता हूँ जेईई के लिए, जेईई एडवांस आईआईटी पाने के लिए 10 महीना मोर देन इनफ है। ठीक है, पहला सवाल, क्या जेईई एक साल में पॉसिबल है? क्या जेईई ड्रॉप ईयर में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 10 महीने में पॉसिबल है, 8 महीने में, 9 महीने में भी जेईई तुम्हारा पॉसिबल है, लेकिन 6 महीने में, 7 महीने में पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 9 महीने में जेईई तुम्हारा पॉसिबल है, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और किसी से पूछना मत कभी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, ढंग से चीज़ों को करते हो, जो भी पढ़ाते हैं वो पढ़ते हो, 10 महीने 9 महीने जेईई के लिए तुम्हारे मोर देन इनफ है। मतलब ड्रॉप ईयर में जाके एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके तुम आराम से कर सकते हो जेईई। ठीक है, क्या कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी जेईई में? बिल्कुल नहीं। कोचिंग सिर्फ 15% रोल प्ले करती है तुम्हारी जेईई की जर्नी में, ये मैंने जाना है। और एलन से मुझे एक बहुत ही तगड़ा मैसेज मिला था और उस मैसेज को मैं शायद ही कभी बोलूँ। और वो मैसेज हमें ओरिएंटेशन डे पे मिला था, जो हम 10 जून को हुआ था। वहाँ पर ये बोला गया था कि होमवर्क को हमेशा 2 बार करो। ठीक है, तो हमने सोचा यार होमवर्क 2 बार करने से क्या होगा, तो सर ने एक लाइन बोली और वो लाइन मेरे दिमाग में छप गई। और वो लाइन है, होमवर्क 2 बार करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी दांतों को 2 बार ब्रश करना। मतलब ये वैसी बात हो गई कि यार जैसे हम सोचते हैं कि यार 2 बार ब्रश करने से क्या होगा, 1 बार तो इनफ है ना। लेकिन हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि दांतों को 2 बार ब्रश करना ज़रूरी होता है, वैसे ही होमवर्क भी 2 बार करना ज़रूरी होता है। ये लाइन हमारे जो दिमाग था उसमें छप गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, क्या हमें एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करने की ज़रूरत है एडवांस में? क्या एलन के मॉड्यूल्स या किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स इनफ है जेईई एडवांस के लिए? मोर देन इनफ है। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है। ना तुम्हें कोई बुक करने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है। सिर्फ तुम उस कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लो और उस पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ है। क्या जेईई मेंस के लिए मॉड्यूल इनफ है? जेईई मेन के लिए क्लास नोट्स तुम्हारे मोर देन इनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बात खत्म। मॉड्यूल वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्या जेईई एडवांस सच में बहुत हार्ड है? बिल्कुल नहीं। जेईई एडवांस इज वेरी इजी एग्जाम इफ यू डू इट क्लियर वेरी वेल। ठीक है, मतलब अच्छे से अगर तुम उसको ब्रेक डाउन करके करो कि हाँ इतने मार्क्स का ये आता है, इतने मार्क्स का मॉडरेट आता है, इतने मार्क्स का चैलेंजिंग आता है, उसके एक एनालिसिस करो। जो मैथॉन गो, एटीपी स्टार, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा इसका एनालिसिस, वहाँ से आप देख सकते हो। मैथॉन गो पे स्पेशली आप देख सकते हो। तो ब्रेक डाउन करोगे ना तो एग्जाम काफ़ी ईजी है। जैसे मेरे 60 मार्क्स कैसे आए? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था जेईई एडवांस के लिए, कैसे आ गए? क्योंकि मैंने पेपर को ब्रेक डाउन किया था। मुझे पता था इतना आसान क्वेश्चन आएगा, मुझे पता था कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, तो मैंने उसी पर फोकस किया था। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट अगर आपके मन में आता है? जेईई के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना होता है? 4 घंटा। 4 घंटा जेईई के लिए तुम्हारा मोर देन इनफ है। 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, 6 घंटा कोचिंग में बिताओ, 10 घंटा मोर देन इनफ है। ठीक है, कोई एक प्रो टिप जो हर एक जेईई एस्पिरेंट को आप देना चाहोगे? कंसिस्टेंट रहो, डेली 4 घंटा पढ़ो, मजे चाहे जितना करो।
ठीक है, मज़े चाहे जितना करो, लेकिन 4 घंटा डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप मेरी कहानी से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो और जो मेन क्वेश्चन हैं उनके जवाब भी आप लोगों को मिल गए होंगे। तो जिस तरीके से दिन ढल गया वैसे ही मेरी जेई जर्नी भी ढल गई और सारी होप्स भी फिर मेरी ख़त्म हो गई, और एट द एंड ऑफ द डे जो कंक्लूज़न रहा वो आपके सामने है। और कंक्लूज़न के हिसाब से मैं इस समय NIT भोपाल की मेटलर्जी ब्रांच में हूँ। ठीक है, बेसिकली मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इस समय मैं हूँ और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंड में एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछे, क्या तुम दोबारा से उस समय में वापस जाके कुछ बदलना चाहोगे, स्पेशली कोटा डेज़ में जाके, तो मैं उसको यही जवाब दूंगा कि मैं किसी भी समय में जाकर कुछ बदलना नहीं चाहूँगा। मैं दोबारा से उस समय में जाकर प्रिपरेशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो कुछ झेला मेरे हिसाब से उस समय के हिसाब से, मतलब जिस समय से मैं कोटा में गया था, ठीक है, जो तरीके का मेंटल इशू मेरे साथ चल रहा था, किस तरीके से मैं फैमिली से दूर हुआ, एलोन हुआ था, है ना, तो उस हिसाब से मैंने जितना कर लिया मेरे हिसाब से मैंने बहुत ठीक किया। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अपने पास्ट में मुझे कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता है जो गलत किया हो मैंने कंडीशन के हिसाब से। जैसे मैंने अपनी गलतियाँ बताई, बट वो गलतियों को सुधार भी नहीं सकता था, उस समय मेरी ऐसी कंडीशन थी। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो मैं पुराने समय में बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहूँगा, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो दोस्तों शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। और अब आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें मैं कुछ आपके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं हर एक जेई एस्पिरेंट के माइंड में, वो मैं लाइन से लिख के लाऊंगा और उनके जवाब दूंगा। और अगर कुछ स्टोरीज़ रह गई हों तो मैं उनको आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा अनटोल्ड स्टोरीज़ करके, उसमें आपको सुना दूंगा। मेरे हिसाब से तो कुछ भी डिटेल और बची नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। तो ये जेई जर्नी का मेरा पूरा फाइनल था, कंक्लूज़न था। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, कुछ आपको समझ में आया, तो मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सफ़र चला और ख़त्म हुआ। मैंने हर एक मोमेंट पे मेरी जो कंडीशन थी, मेरे जो हालात थे, मैं जो भी कर रहा था, जैसे भी था, मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ किया सही किया। ठीक है, और अब एट द एंड ऑफ द डे जो भी मेरे पास है ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों उसी हिसाब से मैं दृढ़ता से आपके लिए, खुद के लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिलाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसी के साथ हम अपनी जेई जर्नी का वीडियो कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस जेई जर्नी। कुछ अनटोल्ड स्टोरीज़ अगर मुझे ध्यान में आती हैं तो उनको कंपाइल करके एक फाइनल वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, और आने वाले वीडियोस जेई एस्पिरेंट्स के लिए टिप्स वगैरह के होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिए आपको कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच दोस्तों।